अध्याय 561 विदाई। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। भाई शिम्यू, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हालांकि मेरे परिवार में पवित्र पक्षी पवित्र आदेश के समकक्ष है, फिर भी यह हजारों सालों से जीवित है। मूल परिवार को लगा कि उन्होंने पवित्र पशु खो दिया है, लेकिन कौन जानता था कि माली और मैं आपसे और कैसे यहाँ पवित्र भूमि में मिलेंगे। जैसे जैसे माली आगे बढ़ती गई, उनका स्वर और अधिक अस्थिर और अस्थिर होता गया। पवित्र पशु का वंश समाप्त हो गया, तो इसका कैसे क्या लेना देना? क्या उसके लिए तुम्हारे इस पवित्र पशु को बचाना संभव भी होगा? शिम्यू ने पूछा। ऐसा नहीं है, पवित्र पशु तो पहले से तय है, लेकिन अगर हम कई को वापस ला सकें तो वह पवित्र पक्षियों की लगभग सारी शक्तियां प्राप्त कर सकेगा और अपने मूल वंश को जागृत कर सकेगा। मालॉन ने सुझाव दिया। उसका असली खून क्या है? क्या कई तोता नहीं है? शिम्यू ने सोचा। सच कहूं तो, लेकिन वह कोई साधारण तोता नहीं है। उसमें तोतों के सम्राट का वंश है। सच कहूं तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वह सीधे स्पिरिट स्टोन निगल सकता है और अग्नि तत्व का सेवन करना पसंद करता है। तभी मुझे समझ आया कि इसका असली मतलब क्या है। अपने परिवार को बताने के बाद आखिरकार इसका पता चल गया, मालॉन ने बताया। ये सुनकर शिम्यू को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वंश को जागृत करने के बाद कबीले में बने रहना आवश्यक नहीं है, मालॉन ने जल्दी से कहा। ये देखकर कि शिम्यू एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। मुझे इस बात पर जोर देना होगा कि कई मेरा आत्मिक पालतू है, कोई गुलाम नहीं। फैसला उसे ही लेना है। इससे पहले कि मालॉन कुछ और कह पाते, कई अचानक बोल पड़ी। आग में डूबे विशाल पक्षी, शिम्यू का मुझसे एक बहुत ही सूक्ष्म संबंध था। मैं महसूस कर सकता था कि वह मुझे बुला रहा है। मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ एक यात्रा पर जाना चाहिए। चूंकि यह तुम्हारा फैसला है, मैं इसका पूरा समर्थन करूंगा। तुम्हें उनके साथ वापस जाना होगा। हालांकि शिम्यू थोड़ा दुखी था और नहीं चाहता था कि कई उसका साथ छोड़ दे, लेकिन वह इतना स्वार्थी भी नहीं हो सकता था। आखिरकार अगर कई माँ भाई बहनों के पीछे पीछे वापस आ जाए तो यह उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसके बाद आप हमारे परिवार के उपकारक हैं। यही मेरा कबीला रहता है और आप किसी भी दिन कभी भी आ सकते हैं। मालॉन ने शिमाई को एक जेड स्क्रॉल लटकाते हुए कहा। दोनों भाई बहन ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। मैं ये सिर्फ कई के लिए कर रहा हूँ। तो फिर तुम कब जाओगे? शिम्यू ने जेड स्क्रॉल लिया और पूछा। माली के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई दी। हम तुमसे कुछ नहीं छिपाएंगे। कल रात हमारे कबीले से खबर आई थी कि हमारा पवित्र पक्षी शायद जल्द ही टेक न पाएगा, इसलिए हमें कई के साथ तुरंत निकलना होगा। इतनी जल्दी? शिम्यू चौंक गया। यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम बच सकें। भाई शिम्यू, कृपया हमें माफ कर दीजिए, मालॉन ने माफी मांगते हुए कहा। शिम्यू एक क्षण के लिए रुका और फिर बोला, ये मैं समझ सकता हूँ। शिम्यू, तो क्या तुम हमारे पीछे आओगे? कई ने पूछा। यह पागलपन है। तुम्हें पता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता। कुछ चीजें हैं जिनसे मुझे निपटना है, शिम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। खैर, हमारे बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है और कभी नहीं टूटेगा। फिर ठीक है, शिम्यू ने सिर हिलाया। तभी माली अचानक बोल पड़ी, जिससे कई और शिम्यू के बीच का तनाव टूट गया। चूंकि भाई शिम्यू सहमत हो गए हैं, इसलिए हमें अब जाना चाहिए। ये सुनकर शिम्यू की भौहें निराशा और झुंझलाहट से सिकुड़ गईं। वह जानता था कि माली को डर है कि शिम्यू अपनी बात से पलट जाएगा, इसलिए वह वहां से जाने को आतुर था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बहुत नाराज और परेशान था। बेशक मालॉन को अपने भाई की हरकतों का पता चल गया। माली, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। भाई शिम्यू और कई को थोड़ा वक्त अपने लिए दे दो। हम बाहर इंतजार करेंगे। मालॉन ने शिम्यू से हाथ मिलाया और फिर माली के साथ शिम्यू के घर के बाहर कई का इंतजार करने चले गए। जैसे ही माँ भाई बहन घर से बाहर निकले, शिम्यू ने मुड़कर कई को संबोधित किया। कई, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। हालांकि तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। याद रखना, दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो। अगर तुम्हें लगे कि स्थिति ठीक नहीं है तो तुम्हें तुरंत भागकर मुझसे संपर्क करना होगा। ये पहली बार था जब शिम्यू ने उससे बात करने के लिए इस तरह के लहजे का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे इसकी आदत नहीं थी। शिम्यू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारे आसपास तो हमेशा खतरा ही रहा है, लेकिन क्या तुमने मुझे एक बार भी चोट लगते देखा है? इस दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई दुश्मन नहीं है। ये सच है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा तोता नहीं देखा जो तुम्हारे जितना डरपोक हो, मौत से डरता हो और भोजन और पैसे का लालची हो। शिम्यू, ऐसा मत कहो। मेरे जाने के बाद और जब तुम पवित्र भूमि की दूसरी मंजिल पर पहुंच जाओ तो तुम्हें रुकना होगा। किस चीज को पकड़ो? हे, मेरा मतलब है अपनी इच्छाओं पर काबू रखो। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ खूबसूरत महिला शिष्याएं हैं, लेकिन वे हजारों साल पुरानी हैं। मैं वहाँ नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें अभी रुकने के लिए कह रही हूँ, कई ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत मूर्ख हो। शिम्यू अवाक रह गया। अच्छा, अपना ख्याल रखना। मैं अब जा रहा हूँ। कई ने आखिरी बार अपने पंख शिम्यू के कंधे पर थपथपाए और कहा, दादी की तरह चिढ़ाना बंद करो, अब जाओ। शिम्यू मुस्कुराया और उसने हाथ बढ़ाकर कई के सिर को हल्के से झटका दिया। ये दर्द कर रहा है, कई ने चिल्लाकर कहा। उसके दोनों पंख कुछ बार फड़फड़ाए और वह लिविंग रूम से बाहर आंगन में उड़ गया। वह फिर भी खुद को रोक नहीं पाया और आखिरी बार मुड़कर शिम्यू को देखा। शिम्यू स्थिर खड़ा रहा और अलविदा कहते हुए उसके चेहरे पर अब भी एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी।
जैसे ही वह मुड़ा वह हवेली से बाहर उड़ गया और शी म्यू की दृष्टि से ओझल हो गया। शी म्यू ने अपनी नजरें फिर से उठाईं और काफी देर तक उसी जगह पर टिका रहा। उसका दिल थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। कई सालों से उसके साथ थी। हालांकि वह शोरगुल और लालची था, फिर भी उसकी जिंदगी में उसकी अहम भूमिका थी। दोनों के बीच एक तरह की समझ बन गई थी। हालांकि उनका अलगाव अस्थायी ही था, फिर भी वह कुछ असहज महसूस कर रहा था। वह एक पल के लिए रुका, फिर मुड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक टोकन निकाला और उसमें कुछ बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद क्यूई फेंग जल्दी से अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की उत्तेजना साफ झलक रही थी और वह बोल रहा था, युवा स्वामी, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? कितने लोग मेरे साथ दूसरी मंजिल पर जाने को तैयार हैं? कृपया कुल मिलाकर मुझे भेज दीजिए। युवा स्वामी, मैंने आपकी ओर से पहले ही पूछ लिया है और हर कोई बिना किसी हिचकिचाहट के इसका पालन करने को तैयार है। यह अच्छी बात है। कृपया बाकी लोगों को तैयार होने के लिए कह दीजिए। मैं पहले सर्विस हॉल जाऊंगा, फिर कुछ ही दिनों में आप सबको अपने साथ दूसरी मंजिल पर ले जाऊंगा। धन्यवाद युवा गुरु। क्यूई फेंग बहुत खुश हुआ और जाने से पहले उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। शी म्यू तुरंत सेवा हॉल के लिए रवाना हो गया। पहले की तरह अंदर लकड़ी के कई तख्ते रखे हुए थे। सफेद लबादा और सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी मंदिर के बीचों बीच लंबे किनारे के पीछे बैठा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह कई गहरी सांसें ले रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि एल्डर हो थे, वही एल्डर जिन्हें उसने पहली बार यहाँ आते समय देखा था। कदमों की आहट सुनकर एल्डर हो ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें से 2 चमकदार रोशनियां निकलीं। शी म्यू उसकी आंखें देखकर दंग रह गया और उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो गया। वह जानता था कि एल्डर हो दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि वह वास्तव में एक गुप्त गुरु था, इसलिए शी म्यू को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। शिष्य शी म्यू एल्डर हो से मिलने आए हैं। शी म्यू ने झुककर कहा, ओह, तुम शी म्यू हो, वही जिसने जादुई रास्ते को चुनौती दी थी। हाँ, मैंने तुम्हें आखिरी बार लगभग 20 साल पहले देखा था। एल्डर हो की आंखें चमक उठीं और बोलते हुए उन्होंने शी म्यू की आंखों में गहराई से देखा। एल्डर हो द्वारा याद किया जाना सम्मान की बात है, शी म्यू ने हंसते हुए कहा। हे, अब तो तुम काफी मशहूर हो गए हो। अगर ऊपर वाले भी तुम्हारे बारे में जान गए तो कोई हैरानी नहीं होगी। एल्डर हो, मैं आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि, शी म्यू ने बीच में ही कहा, लेकिन उसका दिल उसके दिमाग पर आ गया। उसने गहरी सांस ली क्योंकि उसे पता था कि अब उसे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी मंजिल तक पहुँचने के लिए जादुई सड़क से गुजरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि पवित्र भूमि की दूसरी मंजिल तक पहुँचने का यही रास्ता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। शी म्यू ने एक नई जुबानली दीवार निकालते हुए कहा। सहस्राब्दी शिष्य की जुबानली दीवार को देखकर एल्डर हो ने सिर हिलाया और सियान स्क्रॉल का एक रोल लहराया। रील से नीली रोशनी का एक टुकड़ा निकला। हवा में एक रोल के नीचे हरे रंग के शामियाने एक नक्शे की छवि में संघनित हो गए। शी म्यू के लिए यह कोई अजीब बात नहीं थी। ये कुछ वैसा ही था जैसा पहली बार किंगलान की पवित्र भूमि में आने पर हुआ था। हालांकि यह नक्शा पहली मंजिल की तुलना में काफी बड़ा लग रहा था। दूसरी मंजिल की जगह बहुत बड़ी है, शी म्यू ने आश्चर्य से कहा। स्वाभाविक है, किंगलान की तीसरी मंजिल पर सबसे बड़ा स्थान है और शिष्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। यही पवित्र भूमि की असली रीढ़ है। क्या हजारों सहस्त्राब्दी शिष्य थे? शी म्यू को आश्चर्य हुआ। शताब्दी के शिष्यों की संख्या केवल हजारों में थी। हालांकि यदि उसने इसके बारे में और अधिक सोचा तो भी वह कुछ हद तक उलझन में था। हालांकि सदियों पुराने शिष्यों को हर 10 साल में बदल दिया गया है, लेकिन पवित्र भूमि की विरासत कई सालों से अज्ञात है। जैसे जैसे वे सहस्राब्दी शिष्यों की ओर बढ़ते हैं, स्वाभाविक था कि उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। उन्होंने एक बार पवित्र भूमि में 100 वर्षों तक शिष्यों की संख्या पर सवाल उठाया था। ऐसा लगता था कि सहस्राब्दी शिष्य और 10,000 शिष्य पवित्र भूमि की असली ताकत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। शी म्यू पर एक नजर डालते हुए एल्डर हो ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक आकर्षक मंत्र निकाला। धीरे धीरे नक्शा फैलता गया और आध्यात्मिक क्षेत्र का एक हिस्सा नक्शे पर उभर आया। कुछ हिस्से उजले थे तो कुछ गहरे। ये वीरान इलाके अब निर्जन हैं। आप इनमें से किसी एक को अपना नया निवास स्थान चुन सकते हैं, एल्डर हो ने कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया और नक्शे को देखने लगा। मध्य क्षेत्र के स्पष्ट प्रदर्शन के अलावा मानचित्र के चारों ओर एक बड़ा खाली क्षेत्र था जो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था। एल्डर हो, ये खाली जगहें क्या हैं? शी म्यू ने उत्सुकता से पूछा। दूसरी मंजिल की जगह थोड़ी खास है। ऊंचे अधिकारियों ने अभी तक जमीन का पूरा नक्शा नहीं बनाया है। आपने जिन वीरान इलाकों की ओर इशारा किया है वे अभी तक खोजे नहीं गए हैं। ये खाली इलाके पहले राक्षसों और दानवों के कब्जे में थे। शी म्यू चौंक गया। सफेद नीले रंग के खजानों का स्थान उसके दिमाग में उभर आया। इस नक्शे के अनुरूप ये कहीं खाली जगह में होना चाहिए। हालांकि खजाना वहां काफी समय से छिपा हुआ है। क्या होगा अगर खजाना पहले ही अन्य सहस्राब्दी अनुयायियों द्वारा खोज लिया गया होता? अध्याय 562, दूसरी मंजिल पर जाना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शी म्यू ने कुछ नहीं पूछा। उसने अपनी आत्मिक इंद्रिय को मुक्त कर दिया और अपनी आत्मिक भूमि चुनने लगा। जैसे ही उसकी आत्मिक संवेदना अंधेरे क्षेत्र के संपर्क में आए, उसके दिमाग में तुरंत ही नक्शे की एक अधिक पूर्ण छवि बन गई। पहाड़, नदियाँ, झीलें, सब कुछ उसके सामने था। इसमें इन आध्यात्मिक स्थलों की विशेषताओं की जानकारी भी शामिल थी। शी म्यू ने देखा कि दूसरी परत का भूभाग पहली परत से पूरी तरह भिन्न था। पहली मंजिल मूलतः जंगलों से भरी थी, जबकि दूसरी मंजिल ज्यादातर पहाड़ों और नदियों से घिरी हुई थी।
आसपास कई झरने थे और हर आत्मा स्थल में भी कई झरने थे। इसके अलावा ये सभी झरने सामान्य झरनों से थोड़े अलग दिखते थे। एल्डर होंग, इस आत्मिक भूमि में इतने सारे झरने क्यों हैं? शी म्यू ने पूछा। ये साधारण झरने नहीं हैं, बल्कि आत्मा के झरने हैं, एल्डर होंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आत्मा झरना? शी म्यू ने उनकी ओर देखा। एल्डर होंग ने उत्तर दिया, दूसरी परत की आध्यात्मिकता जल उनकी ओर झुकी हुई है, जो उन अन्य स्थानों से बहुत अलग है जहां उनकी आभा एकत्रित होती है। समय के साथ एक आत्मिक झरना बनेगा। इन आत्मिक झरनों की आभा समृद्ध होती है, जो गुफा निवास बनाने या रोपण के लिए आत्मिक भूमि खोलने के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। भूमि की गुणवत्ता का अंदाजा उसके झरनों की संख्या से लगाया जा सकता है। शी म्यू दंग रह गया और सिर हिलाया। ये पहली परत से अलग है। आत्मा भूमि की इस परत का विस्तार किया जा सकता है। भूमि के अलावा यहाँ झरने भी हैं। अगर आप अपनी आत्मा की सीमा का विस्तार करना चाहते हैं तो आप उन जंगली इलाकों में भी जा सकते हैं जो झरनों से भरे हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर पर राक्षसों का कब्जा है। इसे अपना क्षेत्र बनाने के लिए आपको उन्हें मारना होगा। मुझे लगता है कि यह ऐसा ही है, शी म्यू ने खुद से कहा। एल्डर होंग के चेहरे पर गरिमा झलक रही थी जब उन्होंने समझाया, देखिए, उच्च अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की है ताकि ज्यादा जंगली इलाके विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगर आप किसी राक्षस से कोई इलाका हासिल कर पाएं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जंगली इलाकों में रहने वाले राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे जानवर और राक्षस भी थे जो अपनी संत पद साधना तक पहुँच गए थे। सेंट रैंक के जानवरों की खेती की। शी म्यू ने ठंडी गहरी सांस ली। उसके पास अभी जो ताकत है, अगर कभी उसका सामना उनमें से किसी से हुआ तो वह युद्ध में जरूर मर जाएगा। इसके अलावा सहस्राब्दी शिष्यों के बीच आत्मा जलप्रपात को एक प्रकार का धन भी माना जा सकता है। कुछ शिष्य एक दूसरे को चुनौती देते और आत्मा जलप्रपात की सीमा के भीतर एक क्षेत्र में अपना दांव लगाते। अगर वे जीत जाते तो आत्मा जलप्रपात उनका माना जाता, एल्डर होंग ने कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, अब मुझे सब समझ आ गया है। आपके सिखाने के लिए शुक्रिया। उसकी आत्मा ने दूसरी मंजिल के नक्शे को ध्यान से खंगाला। आधे घंटे बाद उसकी नज़र जंगल के पास एक आत्मा की भूमि पर पड़ी। एल्डर होंग, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं इस जमीन को चुनता हूँ। शी म्यू ने 9 झरनों से घिरी एक आत्मिक भूमि की ओर उंगलियां उठाते हुए कहा। 9 आध्यात्मिक झरनों के साथ उन्होंने जो भूमि चुनी वह ध्यान के लिए एक अच्छा स्थान था। जानकारी के अनुसार यह आत्मिक भूमि 1000 वर्षीय शिष्य को 10 लाख वर्षीय शिष्य में पदोन्नत करने के बाद छोड़ी गई थी और इस प्रकार पवित्र भूमि द्वारा सील कर दी गई थी। ओह, यह आत्मिक भूमि जंगल के बहुत करीब है। तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। जंगली इलाकों में राक्षस जंगली होते हैं और वे अक्सर शिष्यों के आत्मिक क्षेत्रों में घुस आते हैं। एल्डर होंग ने उसे याद दिलाया। शी म्यू ने उसकी बातें सुनी और सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ गया। उसने इस आत्मिक भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए चुना था। चूंकि यह जंगल के पास थी, इसलिए उसके लिए श्वेत नीलवर्णी वानर पूर्वज द्वारा छोड़े गए खजाने के नक्शे का पता लगाना अधिक सुविधाजनक था। इससे अन्य शिष्यों का ध्यान आसानी से आकर्षित नहीं होता। चूंकि अब आपके पास दूसरी मंजिल पर आत्मा की भूमि है, इसलिए पहली मंजिल पर स्थित आवास को नियमों के अनुसार संप्रदायों के लिए पुनः उपयोग में लाया जाएगा। हाँ, मैं समझ गया, शी म्यू ने फिर सिर हिलाते हुए कहा। चूंकि शी म्यू ने चुनाव कर लिया था, इसलिए एल्डर होंग ने कुछ और नहीं कहा और एक आकर्षण रून लहराना शुरू कर दिया। वह उदास क्षेत्र अचानक चमक उठा और उस पर शी म्यू का नाम दिखाई दिया। उसने एक नीली रोशनी भी लहराई और उसे शी म्यू की जुबानी दीवार के साथ मिला दिया। पहली मंजिल का निशान मिट गया और नई आत्मा भूमि के स्वामित्व का प्रमाण प्रकट हो गया। नया निवास चुनने के बाद शी म्यू अधिक समय तक वहां नहीं रुके और शीघ्र ही चले गए। शुवानजी क्षेत्र में पवित्र भूमि की दूसरी मंजिल पर आधा महीना बीत गया। जुवानलिंग टॉवर के प्रवेश द्वार पर 2 या 300 आकृतियां एक के बाद एक प्रकट हुईं। समूह का मुखिया हरा लबादा पहने हुए था। वह लंबा था और उसके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट थीं। उसकी आंखें सुनहरी और विशेष रूप से चमकदार थीं। वह अपने हाथ सीधे करके खड़ा था। वे सफेद जेड जैसे पीले थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी अथाह शक्ति पर कब्जा कर लिया हो। वह कोई और नहीं बल्कि शी म्यू था। लगभग 300 सेवक उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जिनमें क्यूई फेंग भी शामिल था। वे सभी सामने खड़े होकर दूसरी मंजिल के दृश्य की सराहना करते हुए आगे की ओर देखने लगे। आसमान के बीचों बीच सफेद बादल खिले हुए थे और जमीन से विशाल पर्वत चोटियां उभरी हुई थीं। पहाड़ हरे भरे थे और उनके बीच एक नदी बह रही थी। चोटियों के ऊपर आसमान से गिरते हुए कुछ विशाल चांदी जैसे झरने दिखाई दे रहे थे। पानी गड़गड़ा रहा था और धुंध छा रही थी। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई बेहद समृद्ध थी। ये पहली मंजिल से निश्चित रूप से बेहतर थी। कभी कभी पहाड़ों से एक सफेद धुंध तैरती हुई आती थी। धुंध के अंदर एक चमक चमक रही थी। यह एक प्रकार का आत्मिक कोहरा था जो स्पष्ट रूप से तब बनता है जब स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई अविश्वसनीय रूप से समृद्ध होती है। यहाँ जुवानजी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी की आभा आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है। कोहरे को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे यह नश्वर संसार का नहीं है। यह एक परिलोक है। जिन परिचारकों को दूसरी मंजिल के बारे में सीमित जानकारी थी, वे भी अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देखने के लिए उत्साहित थे। शी म्यू ने पहले ही दूसरी मंजिल देख ली थी, इसलिए वह उतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ। भविष्य में आप सभी यहीं रहेंगे, इसलिए यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए हमेशा समय रहेगा। फिलहाल चलो अपने नए गुफा निवास की ओर चलते हैं, शी म्यू ने कहा। तभी 2 तैरते बादल उन सभी को ले जाते हुए दिखाई दिए।
कई दसियों फीट ऊंचा एक सफेद बादल बना। देखते ही देखते वह हवा में ऊंचा उठा और नए गुफा निवास की ओर उड़ चला। अपने वर्तमान स्तर पर उसकी क्यूई क्लाउड तकनीक में अब समय या दूरी की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए वह लंबे समय तक उड़ सकता था। हालांकि उसकी गति उसके जलते पंखों जितनी तेज नहीं थी, फिर भी वह किसी भी तरह से धीमी नहीं थी। ज्यादातर परिचारक योद्धा थे, उनमें से कई ने कभी आकाश में उड़ान नहीं भरी थी। सफेद बादलों पर बैठे हुए उन्हें संतुलन बनाए रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। थोड़ी देर बाद वे स्थिर हो गए। वे जल्द ही शांत हो गए और आसपास के नज़ारों को उत्साह से देखते हुए आपस में फुसफुसाने लगे। विशाल सफेद बादल पर्वत चोटियों के बीच से होते हुए जुवांजी क्षेत्र में गहराई तक उड़ रहा था। दोनों ओर का दृश्य अद्वितीय था। शिमयू बादल पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सतर्क थीं क्योंकि वह अपने चारों ओर देख रहा था। एक स्पिरिट झरने से कुछ ही दूरी पर आसमान से एक विशाल चांदी का झरना गिर रहा था। साफ सफेद पानी और धुंध तैरते हुए कुछ दर्जन फीट की दूरी तक उड़ रहे थे। ये धुंध मानो आभाओं के मिश्रण से बनी थी और झरने के चारों ओर हर जगह थी। स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई की आभा निस्संदेह उसने अब तक देखी किसी भी अन्य जगह से कहीं अधिक समृद्ध थी। स्पिरिट झरने के आसपास ढेर सारे स्पिरिट के पौधे और सामग्रियां थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे सैकड़ों साल पुरानी हों। शिमयू ने राहत की सांस ली। यह जुवांजी क्षेत्र पीले क्षेत्र से कहीं बेहतर था। आभा ज्यादा समृद्ध थी, जलवाष्प प्रचुर थी और यह औषधीय जड़ी बूटियों के रोपण के लिए बेहद उपयुक्त था। हालांकि वह आत्मा झरने के उतने करीब नहीं था और उसे अभी 1-2 आत्मा जड़ी बूटियां तोड़नी बाकी थीं। यहाँ हर आत्मा झरने का अपना एक स्वामी था। अंदर की सारी संपत्ति किंगलान की थी, जिसमें बिना स्वामी वाली आत्मा भूमि भी शामिल थी। बिना पूर्व अनुमति के उस पर दावा नहीं किया जा सकता था। जुवांजी क्षेत्र का विस्तार बहुत विशाल था। क्यूई क्लाउड तकनीक से उन्हें उसकी आत्मा की भूमि तक पहुंचने में पूरा 1 दिन लग गया। ये पहाड़ों का एक विशाल विस्तार था और बीच से कई बड़ी नदियां बहती थीं। पर्वत श्रृंखला में 5 ऊंची चोटियां थीं, मानो 5 बड़ी उंगलियां सीधे आकाश की ओर इशारा कर रही हों। ये सचमुच इस धन्य भूमि पर एक आध्यात्मिक पर्वत है। इतना सुंदर भूभाग एक प्राकृतिक सरणी द्वारा सूक्ष्म रूप से निर्मित किया गया है। शिमयू पहली बार यहाँ आया था। वह संतुष्टि से अपने चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। क्यूई फैंग शिमयू से कुछ ही दूरी पर खड़ा था और उसने पूछा, युवा गुरु, क्या यहाँ कोई महान लड़ाई हुई थी? देखो, 5 चोटियां वहीं एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। ये स्थान इतना खास है मानो 5 उंगलियां बंद हों। हजारों मील दूर से आने वाली आभा यहाँ इकट्ठी हो रही है। ये बाहर नहीं जाएगी, बल्कि हर घंटे और घनी होती जाएगी। ऐसी संरचना आसानी से नहीं मिलती, शिमयू ने जवाब दिया। शिमयू की व्याख्या सुनकर क्यूई फैंग ने गौर से देखा और महसूस किया कि उसने जो कहा था वह सच था। 5 पहाड़ों की आभा वास्तव में बाहरी आभा से कहीं अधिक समृद्ध थी, जो काफी चौंकाने वाली थी। हालांकि इस तरह की प्राकृतिक घटना में कई समस्याएं हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को एक निश्चित सीमा तक ही समेट सकती है। अगर यह इस सीमा से आगे बढ़ जाए तो यह विलुप्त हो जाएगी। बेहतर होगा कि इसके चारों ओर एक अवरोध लगा दिया जाए। दुर्भाग्य से यह शायद पवित्र भूमि के आदेश पर ही आयोजित किया गया था। शिमयू ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। उसने भीड़ को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया। 5 पहाड़ों के बीच 9 आत्मा झरने फैले हुए थे। हर झरने के पास कुछ आलीशान इमारतें बनाई गई थीं और बहुत सी आत्मा भूमि भी खोली गई थी, संभवतः गुफा निवास के पूर्व स्वामी द्वारा। वर्तमान में ये सुविधाएं शिमयू की थीं और वह उनका उपयोग करने में सक्षम थे। क्यूई फैंग, तुम अब भी इन आत्मिक भूमियों का प्रबंधन करोगे। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था अब भी वही है और सेवकों को विभिन्न झरनों पर नियुक्त किया जाएगा। चूंकि यहाँ बहुत सारी आत्मिक भूमि है, इसलिए समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। शिमयू ने आदेश दिया। बहुत अच्छी बात कही, युवा स्वामी। क्यूई फैंग ने तुरंत सिर हिलाया और तुरंत सभी परिचारकों को उनके संबंधित कार्यों के लिए आवंटित करना शुरू कर दिया। शिमयू के पास लगभग 300 सेवक थे और वह अपनी सेवा में और सेवक जोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। अगर वह 30 या 40 सेवकों को हर एक आत्मिक झरने में बांट दे तो भी काफी होगा। इसके बाद क्यूई फैंग ने सभी प्रकार की आत्मा जड़ी बूटियों के बीज निकाले और सेवकों को रोपण शुरू करने की व्यवस्था की। शिमयू ने देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया। क्यूई फैंग ने जिस तरह से चीजों को प्रबंधित किया वह सुव्यवस्थित था और काफी उचित लग रहा था। क्यूई फैंग और अन्य लोग अपने कामों में व्यस्त थे और वह भी खाली नहीं बैठा था। उसने पहाड़ों में कुछ चक्कर लगाए, हर आत्मा झरने तक गया और पाया कि कुछ अवरोध लगाए गए थे। ये पहले से तैयार किए गए थे और इसके लिए उन्हें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन खर्च करने पड़े थे। उसकी आत्मा की भूमि बंजर भूमि के पास थी। अगर कोई शक्तिशाली राक्षस प्रकट होता तो यह अवरोध उनकी रक्षा कर सकता था। अध्याय 563 आत्मा जलप्रपात का प्रज्वलन। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिमयू, क्यूई फैंग और अन्य लोग पिछले 7 या 8 दिनों से नई आत्मा भूमि की व्यवस्था से निपटने की कोशिश में व्यस्त थे। शिमयू का नया गुफा निवास आत्मा जलप्रपात के प्रज्वलन के सबसे बड़े हिस्से के पास स्थित था। आत्मा जलप्रपात के नीचे एक गुफा निवास था। वह जगह काफी बड़ी थी और अंदर 10 से ज्यादा पत्थर के कक्ष थे। ये पूर्व मालिक का निवास था। एक तरह से इससे उसे नई जगह बनाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। गुफा निवास के एक गुप्त कमरे में शिमयू एक फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठा था। काफी देर बाद उसने आंखें खोलीं और ऊपर देखा।
उसे अपना सिर हिलाना पड़ा। यद्यपि गुफा का निवास बड़ा था, फिर भी वह ठंडा और साफ था और वह कई के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। यदि कई आसपास होता तो उसे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। उसने अपना सिर हिलाया और उस विचार को एक तरफ रख दिया तथा अपने अगले कदम की योजना बनाने लगा। जब सारा प्रबंधन व्यवस्थित हो गया तो उनके दिमाग में 2 योजनाएं थीं। उसके लिए ये पता लगाना संभव होगा कि सफेद नीले वानरों के पूर्वजों का खजाना कहाँ स्थित है। जितनी जल्दी वह उस पर अपना हाथ रख लेगा उतना ही बेहतर होगा। वह ये सुनिश्चित कर सकेगा कि 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला के तीसरे चरण को सफलतापूर्वक विकसित किया जा सके। दूसरे, उसने एक शक्तिशाली दुष्ट वानर को पालने की अपनी कला में निपुणता प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह यथाशीघ्र स्वर्ग श्रेणी के प्रशिक्षण में आगे बढ़ने में सक्षम था। दूसरी मंजिल पर मौजूद सहस्राब्दी शिष्य ज्यादातर स्वर्गीय श्रेणी के थे। कई लोगों ने अपनी लालसा पूरी करने के लिए अपने जादुई हथियारों का त्याग कर दिया था, जबकि शिमू ही एकमात्र ऐसा शिष्य था जो अभी साधना के अंतिम चरण में था। उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। शिमयू ने चुपचाप मन ही मन सब कुछ सोचा और सियान जेड का एक टुकड़ा निकाला। यह जुवांजी क्षेत्र का एक नक्शा था जिसे उसने ऊंची कीमत पर खरीदा था। इससे वह अंतरिक्ष क्षेत्र के भूभाग और अन्य पहलुओं का अध्ययन करने में सक्षम हुआ। जैसे ही वह खजाने की तलाश में सफेद नीले बंदर के पूर्वज द्वारा छोड़े गए नक्शे को देखने वाला था, बाहर से एक तेज आवाज आई, भाई शी, क्या तुम अंदर हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। गड़गड़ाहट की आवाज ऐसी आ रही थी मानो किसी ने कोई जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके सीधे शिमयू द्वारा लगाए गए अवरोध में घुसपैठ कर ली हो। तेज आवाज से पूरा घर थोड़ा हिल गया। शिमयू की भौहें तन गईं। किसी का ऐसा कदम उठाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं और वह कठोर भाव के साथ तुरंत बाहर चला गया। आत्मा झरने के बाहर 3 आकृतियां हवा में लटकी हुई थीं। उनके शरीर से एक विशाल आभा निकल रही थी और उनमें से हर एक स्वर्गीय श्रेणी की थी। तीनों आकृतियों में से बाईं ओर वाला एक सांवले रंग का युवक था जिसके माथे पर 2 मूंगे जैसे सींग थे। सींगों से एक ज्वाला सी चमक निकल रही थी। जाहिर है वह राक्षस जाति का था। दाहिनी ओर एक युवक खड़ा था जो देखने में विद्वान लग रहा था। वह पीला, लगभग बीमार सा था। हालांकि शिमयू को लग रहा था कि इस व्यक्ति में क्यूई का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। वह शायद सूर्य श्रेणी का जादूगर था, लेकिन अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में था। सूर्य श्रेणी का जादूगर स्वर्ग श्रेणी के योद्धा के बराबर था, लेकिन किंगलान की पवित्र भूमि की दूसरी मंजिल पर उसे देखना काफी दुर्लभ था। वह श्यामवर्णी युवक भी स्वर्ग पद साधना के अपने प्रारंभिक चरण में था। बीच में खड़ा धूसर वस्त्रधारी विशाल पुरुष उसके बगल में खड़े लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। वह व्यक्ति पहले से ही स्वर्ग पद की अपनी मध्य अवस्था में था। वह आदमी 9 फुट लंबा और गठीला शरीर वाला था। उसकी ऊंचाई साफ दिखाई दे रही थी, मानो कोई लोहे का बुर्ज हो। उससे एक तेज आभा निकल रही थी। साफ जाहिर था कि उसने अपनी साधना को निखारा था। जब तीनों आकृतियां शिमयू से मिलीं, तो उनकी नजरें उस पर टिक गईं। उनकी आभा और उनकी विशाल क्यूई ने शिमयू को एक दमनकारी एहसास दिया। शून्य कांप उठा और झटके से पास में स्थित विशाल झरना चारों ओर उछलने लगा। आज आप तीनों का यहाँ होना मेरे लिए, शिमयू के लिए सम्मान की बात है। कृपया अंदर आकर बोलें। शिमयू की अभिव्यक्ति सपाट थी और उसके शरीर के चारों ओर लाल प्रकाश की एक मोटी परत दिखाई दी। एक पत्थर के स्तंभ की तरह वह स्वर्ग और पृथ्वी के उतार चढ़ाव के बीच दृढ़ता से खड़ा था और तीनों पुरुषों को अपनी क्यूई और आभा के साथ उस पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं दे रहा था। उनके चेहरों के भावों से पता चल रहा था कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ओह, तुम उस जादुई रास्ते से गुजर गए जिसने तुम्हें सहस्राब्दी का शिष्य बनने की गारंटी दी थी। ऐसा यहाँ सदियों से नहीं हुआ था। तुम्हें तो हुनर जरूर आता है। बड़े आदमी ने हंसते हुए अपनी क्यूई वापस खींच ली। बाकी 2 ने भी उनका पीछा किया और अपनी क्यूई नीचे कर ली। वे तीनों अभी भी हवा में थे, लेकिन उनकी नजरें शिमयू पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था कि उनका उसके घर में घुसने का कोई इरादा नहीं था। तुम तीनों का यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? स्पष्ट करो, शिमयू ने कहा। तीनों पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। शिमयू ने ये देखा। हालांकि उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत था, फिर भी उसके विचार बेकाबू हो गए। मैं आज यहाँ आपको चुनौती देने आया हूँ, बड़े आदमी ने कहा। चुनौती? शिमयू की आंखें चमक उठीं। यहाँ आने से पहले उन्होंने सहस्राब्दी शिष्यों के बारे में एक पुस्तक प्राप्त की थी। इस पुस्तक में सहस्राब्दी शिष्यों के नियमों के साथ साथ कुछ अन्य सावधानियां भी लिखी थीं। इन नियमों में शिष्यों के लिए एक दूसरे को चुनौती देने का प्रावधान भी था। सहस्त्राब्दी के शिष्यों के बीच वे एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं, और जिन लोगों को चुनौती दी गई थी उन्हें लड़ाई का सामना करना पड़ा। किंगलान की पवित्र भूमि की इस शर्त का उद्देश्य किसी भी सहस्राब्दी शिष्य को अपने प्रशिक्षण में और अधिक निपुण बनाना था। इसके अलावा इससे युद्ध में फंसने पर शिष्य में जीवित रहने के आदर्शों का संचार होता था। बेशक इस चुनौती के कुछ नियम थे। हर शिष्य साल में दूसरे शिष्य को सिर्फ 3 बार ही चुनौती दे सकता था और एक ही व्यक्ति को सिर्फ 3 बार ही चुनौती दी जा सकती थी। प्रत्येक चुनौती के लिए दोनों पक्ष पुरस्कार के रूप में वस्तुएं गिरवी रख सकेंगे, जैसे कि स्पिरिट स्टोन, औषधीय जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि स्पिरिट वाटरफॉल भी। तो क्या भाई शिमयू चुनौती स्वीकार करेंगे? आप ही एकमात्र प्रतिभाशाली शिष्य हैं जो जादुई मार्ग से होकर सहस्राब्दी शिष्य बनने में सफल रहे। मैं आज यहाँ आपको दिए गए नाम का सम्मान करने आया हूँ। उस बड़े आदमी ने शिमयू की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह पीछे हटकर उसकी चुनौती ठुकरा न दे। ओह, चूंकि तुम तीनों ही इच्छुक हो, तो मैं कौन होता हूँ चुनौती ठुकराने वाला?
खैर, मुझे आश्चर्य है कि तुम लोग किस तरह की चीजों पर दांव लगाने को तैयार हो। शी म्यू ने उन तीनों की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। कुछ दांव लगाकर चुनौती को और दिलचस्प बनाना स्वाभाविक है। जुवांजी क्षेत्र में शिष्यों के लिए एक दूसरे को चुनौती देना आम बात है। उनमें से ज्यादातर अपने आत्मा के झरने पर दांव लगाते हैं। तो भाई शी म्यू, क्या आप तैयार हैं? उस विशालकाय व्यक्ति ने संकोच भरे स्वर में पूछा। एक स्पिरिट झरने पर दांव लगाने के लिए? ठीक है, तो फिर हम स्पिरिट झरने पर ही जुआ खेलेंगे। शी म्यू ने झट से हामी भर दी, ये देखकर कि शी म्यू उनकी शर्तों और चुनौती से सहमत हो गया है। तीनों व्यक्तियों के चेहरे पर अचानक खुशी का भाव दिखाई दिया। दरअसल वे तीनों सभी सहस्राब्दी शिष्यों में निम्न शिष्य माने जाते थे। 1 साल की चुनौती के बाद उन्होंने अपने लगभग सभी आत्मिक झरने खो दिए थे। उनके पास केवल 1 या 2 ही बचे थे। ये देखते हुए कि शी म्यू अभी भी साधना के प्रारंभिक चरण में थे, वे उनके झरने के लिए उन्हें चुनौती देने का अवसर नहीं छोड़ सकते थे। जादुई रास्ते को पार करने वालों का दिल एक औसत इंसान से जरूर ज्यादा मजबूत होता है। आखिरकार इस चुनौती का मुख्य उद्देश्य अपनी ताकत को निखारना ही तो है। चूंकि भाई शी म्यू ने वादा किया है, तो बात बन गई। ये चुनौती आज सूरज ढलते ही शुरू होगी। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बड़े आदमी ने पूछा। मैं इससे सहमत हूँ, शी म्यू ने सिर हिलाया। भाई शी म्यू वाकई एक ताजगी भरे इंसान हैं। मुझे पास में ही एक बड़ी जगह पता है, वह हमारी लड़ाई के लिए बिल्कुल सही रहेगी। मेरे पीछे आओ भाई शी म्यू, मैं तुम्हें वहां देखने के लिए ले चलता हूँ। बड़े आदमी ने मुड़कर कहा और उड़ गया। बाकी दोनों भी तेजी से उसके पीछे पीछे चले गए। चूंकि यह जुवांजी क्षेत्र था, इसलिए शी म्यू को इन तीनों की किसी भी चाल का डर नहीं था। क्यूई क्लाउड तकनीक को सक्रिय करके वह उस दिशा में उड़ चला जहां वे तीनों गए थे। पास के झरने पर क्यूई फेंग ने बातचीत सुनी। चारों को एक साथ जाते देख वह थोड़ी चिंता से बच नहीं सका। शी म्यू अभी अभी आए थे और उन्हें पहले ही उन शिष्यों ने चुनौती दे दी थी जो स्पष्ट रूप से स्वर्ग के पद पर थे। वे सदियों पुराने शिष्यों से अलग थे। शी म्यू की अब चमकती हुई प्रतिष्ठा को देखते हुए अगर वह हार गया या उससे भी बदतर मारा गया तो ये बुरी खबर होगी। ये तो स्वाभाविक ही था कि उसके सेवक उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होंगे। आखिरकार ये सभी लोग अपने जन्मजात स्वर्गिक पद पर थे। एक सहस्राब्दी शिष्य के सेवक होने के नाते अगर हालात बिगड़ते तो वे अपने स्वामी को बचाने के लिए बहुत कमजोर थे। यदि वे अन्य सहस्राब्दी शिष्यों के सेवक होते तो संभवतः उन्हें जुवांजी क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता और शताब्दी शिष्य बनने का विचार कभी नहीं आता। युवा मास्टर, आपको हराया नहीं जा सकता, क्यूई फेंग ने धीरे से कहा। वे चारों तेजी से शी म्यू की आत्मा की भूमि से बाहर उड़ गए और एक विशाल और सपाट घाटी में पहुंच गए। घाटियों के बीच एक साफ सफेद चेहरे वाला युवक अपने हाथों को क्रॉस करके खड़ा दिखाई दे रहा था, मानो वह किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। भाई शी म्यू, ये भाई शू युआन हैं। हमारी तरह वे भी सहस्राब्दी के अनुयायी हैं। मैंने आज भाई शू युआन को हमारी लड़ाई का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया है, बड़े आदमी ने कहा। साफ सफेद चेहरे वाले युवक ने बड़े आदमी की ओर देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा बेहद ठंडा था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद भाई जू युआन। शी म्यू ने गोरे चमड़ी वाले युवक की ओर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। ओह, तुम कुख्यात शी म्यू हो। जू युआन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई जब उसने जिज्ञासा से शी म्यू को देखा। वास्तव में मैं हूँ। कहा जाता है कि सहस्राब्दी के शिष्य एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नए उन्नत सहस्राब्दी शिष्य के लिए 10 साल की चुनौती मुक्त अवधि होती है। इस अवधि के दौरान आप अपने सामने आने वाली चुनौतियों को अस्वीकार कर सकते हैं। क्या आपने नियमावली ध्यान से नहीं पढ़ी? ओह, मुझे नहीं लगता कि मैंने इस पर ध्यान दिया। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया भाई शू युआन। शी म्यू ये जानकर दंग रह गया कि उसने मैनुअल में ऐसी कोई जानकारी नहीं देखी थी। जू युआन के प्रति उसकी उदासीनता जल्द ही कम हो गई क्योंकि उसे लगा कि वह उससे बेहतर हो गया है। तीनों व्यक्तियों ने ये सुना और उनके दिल बैठ गए। भाई शी म्यू, तुमने आज चुनौती देने का वादा तो कर ही दिया था, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते, बड़े आदमी ने कहा। हे, सच है, मैंने वादा किया था, तो मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। तो फिर तुम तीनों में से कौन पहले जाना चाहेगा? शी म्यू ने अपना आभार प्रकट करने के लिए जू युआन की ओर सिर हिलाया और फिर अपनी नजरें वापस तीनों पुरुषों पर घुमा लीं। अगर ऐसा है तो मेरा नाम लू किंग है और मैं सबसे पहले शी म्यू को चुनौती देना चाहूंगा। मैं इस चुनौती के लिए 6 स्पिरिट वाटरफॉल रखूंगा। इससे पहले कि काली चमड़ी वाला युवक आगे बढ़ पाता, लू जिंग दूर से ही शी म्यू के सामने आ गया और उसने एक सियान जेड बोर्ड निकाला जिस पर संख्याओं की एक श्रृंखला थी। उसके हाथ की एक लहर से सियान जेड प्लेट सफेद चमड़ी वाले युवक के बगल में एक बड़े पत्थर पर गिर गई। हालांकि विकसित किए गए सभी आध्यात्मिक झरनों का मूल्यांकन किंगलान की पवित्र भूमि द्वारा क्यूई और आभा की डिग्री के आधार पर किया जाएगा, जिससे उनका प्रबंधन आसान हो जाएगा। सामान्य तौर पर ज्यादातर झरने निम्न श्रेणी के थे, लेकिन 100 मील के दायरे में कुछ ही मध्यम श्रेणी के थे। शायद ही कोई उच्च श्रेणी का स्पिरिट झरना था। शी म्यू के नाम से जाने जाने वाले 9 झरनों के अपने अपने नंबर थे। दुर्लभ उच्च श्रेणी के स्पिरिट झरने के अलावा बाकी सभी घटिया दर्जे के थे। लू किंग, अगर मुझे ठीक से याद है तो आत्मा की भूमि में तुम्हारे नाम पर सिर्फ 2 ही आध्यात्मिक झरने हैं। तुम्हारे नाम पर जो 2 झरने थे वे निम्न श्रेणी के थे। फिर तुम 6 मध्यम श्रेणी के झरनों पर कैसे दांव लगाओगे? जू युआन ने अचानक पूछा। अध्याय 564 आलस्य। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। लू किंग ने शी म्यू की बातें सुनी और उसके चेहरे का भाव कुछ अप्रिय था।
हाँ, मैं इस पर ध्यान दूंगा। उसने शिमयू की ओर ऐसे देखा जैसे वह उससे किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। जू युआन ने मुड़कर कहा, शिमयू, नियमों के मुताबिक जब तक आपके पास निम्न श्रेणी का कोई स्पिरिट वाटरफॉल नहीं होगा, आपको और कोई वाटरफॉल लगाने की अनुमति नहीं है। तो अब आपका अगला कदम क्या है? मैं समझ गया। फिर मैं इन 7 मध्यम श्रेणी के झरनों पर दांव लगाऊंगा, शिमयू ने हंसते हुए कहा और सियान रंग के जेड का एक टुकड़ा निकाला और उसे बड़े पत्थर पर लहराया। हाँ, भाई शिमयू वाकई बहुत उदार हैं। मैं आपसे स्पिरिट वाटरफॉल जीतने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। लू किंग की आंखें चमक उठीं और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके पीछे एक तीक्ष्ण धूसर प्रकाश चमक उठा और एक विशाल हिरण जैसी विशाल ऊर्जा संरचना प्रकट हुई। हिरण पलक झपकते ही प्रकट हो गया और एक विशाल धूसर प्रकाश में बदल गया। उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल आध्यात्मिक दबाव, एक ठंडी शक्ति के साथ मिलकर बेतहाशा फैल गया। शिमयू की आंखें सतर्क रहीं क्योंकि इस प्रतिद्वंद्वी की आभा और क्यूई लॉन्ग झाने और अन्य लोगों से कमजोर नहीं थी। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी सतर्कता और बढ़ गई। ये देखकर शिमयू का शरीर लाल हो गया और उसके हाथ में एक काली रोशनी चमक उठी जिससे इच्छाधारी स्टील स्टाफ बाहर आ गया। लू किंग के शरीर के चारों ओर फैली धूसर रोशनी तेजी से गायब हो गई और उसका शरीर दिखने लगा। उसका ऊपरी शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसकी मांसपेशियां पहले से ज्यादा उभरी हुई थीं। उसका निचला शरीर एक विशालकाय हिरण जैसा था जिसके 4 मजबूत खुर जमीन पर धंसे हुए थे। उसके सिर पर लगे 2 सींग औसत से कई गुना लंबे थे और उनसे एक चमकदार धूसर रोशनी निकल रही थी। लू किंग अपने हाथ में धूसर भाला पकड़े हुए धूसर रोशनी में नहा रहा था। भाले की सतह रूनों से ढकी हुई थी जिससे एक भयानक ठंडक फैल रही थी। शिमयू की आंखें चमक उठीं जब उसे एहसास हुआ कि ग्रे भाला एक खजाना हथियार था। ये लो, शिमयू। उसके पैरों की एक धमाचौकड़ी के साथ उसके चारों खुर हिल गए और लू किंग अचानक नजरों से ओझल हो गया। फिर किसी भूत की तरह वह शिमयू के सामने प्रकट हुआ। उसके भाले की नोक ठंडी चमक रही थी, मानो शिमयू को अंधा कर देगी। भाला सीधे उसकी छाती पर निशाना साध रहा था। जब ठंडी रोशनी घनीभूत हुई तो एक कोहरा छा गया जिसने शिमयू को भागने की किसी भी कोशिश से रोक दिया। इस समय शिमयू के लिए हमले से बचना नामुमकिन था। शिमयू ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की। वह स्थिर खड़ा रहा और भूरे भाले ने उसे छेद दिया। मैं जीत गया। लू किंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। हालांकि अगले ही पल उसके चेहरे का खुशी भरा भाव फीका पड़ गया। लू किंग के भाले से छलनी होने के बाद शिमयू का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। वह बस उसकी बची हुई एक और छवि थी। कुछ ही दूरी पर असली शिमयू अचानक अपनी पीठ पर ज्वलंत पंख लिए प्रकट हुआ। उसका हाथ हिला और उसके हाथ में मौजूद इच्छाधारी स्टील का डंडा अचानक एक काली परछाई में बदल गया। वह लू किंग की कमर पर सांप की तरह फैल गया। ये कैसे संभव है? लू किंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह इस बात से अचंभित था कि उसकी गति शिमयू के सामने कुछ भी नहीं थी। वह गुस्से से दहाड़ा और मुड़ा, भूरे भाले को अभी भी कसकर पकड़े हुए। भाला आसमान में लहरा रहा था, काली छड़ी की परछाई के हमले को रोक रहा था। थोड़ी देर बाद कर्मचारियों की छाया गायब हो गई। शिमयू ने अपनी लाठी लहराई और उसके आसपास का माहौल धीरे धीरे सफेद होता गया। एक धूर्त मुस्कान के साथ उसका शरीर अचानक धुंधला हो गया और 2 धुंधली छवियों में बदल गया। दोनों के हाथ में एक काली लाठी थी। बाघ के पंजे की कला, आत्मा सांप खाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों आकृतियां स्वर्ग में 18 सीढ़ियों से एक तकनीक प्रदर्शित कर रही थीं। एक बाघ और गैंडे की घनी सफेद परछाइयां उभरी और उसके बाद तेज हवा का दबाव बढ़ा। ये दबाव दोनों तरफ से लू किंग की ओर बढ़ा। जहां भी स्टाफ तकनीक की छाया गुजरती, अंतरिक्ष में लहरें दिखाई देती। लू किंग का चेहरा उतर गया। उसने तेजी से अपना भाला सामने रखा और खुद को हमले से बचाने की कोशिश करने लगा। भाले की परछाइयां 2 धूसर तूफानों में बदल गईं। उनके भीतर से सांपों जैसी विद्युत किरणें निकल रही थीं। लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही धूसर और सफेद लहरें आपस में गुंथीं और उलझीं, खून जमा देने वाली चीखें गूंजने लगीं। अनगिनत प्रकाशपुंज अंतरिक्ष के बीच फूट पड़े, जिससे आभा पूरे आकाश में फैल गई और आसपास का तापमान गिर गया। हालांकि जब लू किंग ने सोचा कि उसने सभी हमलों का सफलतापूर्वक विरोध कर लिया है, तो पीछे से एक ठंडी हवा ने उसे चौंका दिया। अच्छा नहीं। लू किंग का दिल धड़क उठा और उसने मन ही मन कोसा। शिमयू लू किंग से एक कदम तेज था और अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ में लाठी बड़ी हो गई थी और अपनी जबरदस्त तेजी से उसने एक निर्णायक वार किया। इस बार शिमयू और लू किंग बहुत पास थे, इसलिए ली किंग हमले से बच नहीं सका। ऐसे ही चिंताजनक विचारों से घिरे मन में उसने अपने दांत भींच लिए और आकाश की ओर दहाड़ा। पलक झपकते ही उसके सिर पर सींगों का जोड़ा अचानक चमक उठा और बीच से अनगिनत भूरे रेशमी धागे निकल आए। उसी समय उस जगह पर एक ठंडी हवा का झोंका आया। एक क्षण में काले डंडे की सतह भूरे रेशम में कसकर लिपट गई। शिमयू ने अपनी पीठ पर जलते हुए पंख वापस खींच लिए और क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट को छोड़ दिया। तुरंत ही उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। आदिकालीन नरक। लू किंग स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में ईर्ष्या के भाव दिखाई दिए। जैसे ही ग्रे रेशम आदिकालीन नरक के संपर्क में आया, वह तुरंत ढह गया और दृष्टि से ओझल हो गया। पेंग। एक उदास मगर भयंकर आह निकली। धूसर रेशम की रुकावट के बिना काली छड़ी की परछाई सदियों से बंधे घोड़े की तरह आजाद हो गई और लू किंग की पीठ पर आ गिरी। काचा। हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। लू किंग के शरीर के चारों ओर फैली धूसर रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वह उल्कापिंड की तरह उड़ गया। बल इतना प्रबल था कि वह जमीन पर धंस गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया।
वह खुद को खून की बड़ी बड़ी बूंदें उगलने से नहीं रोक सका। हाथ में कसकर पकड़ा हुआ धूसर भाला बल के कारण दूर जा गिरा। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ देर तक चलेगा, लेकिन असल में लू किंग को शी म्यू ने कुछ ही सांसों और हमलों में गिरा दिया था। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। दर्शकों में सूर्य श्रेणी के जादूगर और विशालकाय व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने क्या हुआ था। उन्होंने सुना था कि शी म्यू ने शताब्दी शिष्यों की सूची में शीर्ष 3 शिष्यों को हरा दिया है और उन्होंने जादुई मार्ग की चुनौती भी पार कर ली है। फिर भी उन्होंने अभी तक एक शताब्दी वर्षीय शिष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। आखिरकार किंगलान की पवित्र भूमि में 100 साल पुराने शिष्य की साधना एक सहस्राब्दी शिष्य की साधना के आसपास भी नहीं थी। हालांकि अब ऐसा नहीं था। जू युआन की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और उसने अधिक दिलचस्पी से शी म्यू को देखा। लू किंग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका दाहिना हाथ उसकी बगल में लटक रहा था और उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट पीछे हट गया, लेकिन शी म्यू पीछे नहीं हटा। उसने विशफुल स्टील स्टाफ को हवा में उछाला और जैसे ही वह नीचे गिरा उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। उसने लू किंग की ओर इशारा किया, मानो उसे एक बार फिर चुनौती देने की कोशिश कर रहा हो। लू किंग ने शी म्यू के चेहरे पर भाव देखे और उसका शरीर डर से कांप उठा। उसने जल्दी से कहा, भाई शी म्यू ताकतवर हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लू किंग ने अपनी हार मान ली है, इसलिए अब यह आत्मा झरना शी म्यू का है, जू युआन ने घोषणा की। शी म्यू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। पलक झपकते ही उसकी आकृति चमक उठी और वह जू युआन के बगल में प्रकट हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और दोनों नीले रंग की जेड प्लेटें उठा लीं। लू किंग का शरीर जैसे ही अपने मानव रूप में लौटा, उसका रंग धूसर हो गया। शी म्यू को उसकी सियान जेड प्लेटें ले जाते देख उसे गहरा सदमा लगा। एक नए खिलाड़ी से हारना उसके अहंकार और अभिमान पर गहरा आघात था। उसके नाम पर सिर्फ 2 ही स्पिरिट वाटरफॉल थे। उसने सोचा था कि किसी नए व्यक्ति को चुनौती देकर वह सभी स्पिरिट वाटरफॉल हासिल कर लेगा। उसने उन्हें आसान शिकार समझा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह हारेगा और अपने नाम पर सिर्फ एक स्पिरिट वाटरफॉल लेकर चला गया। शी म्यू ने उस विशालकाय आदमी और सूर्य श्रेणी के जादूगर की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अच्छा चलो अगले दौर में चलते हैं। मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, इसलिए लड़ाई खत्म होते ही मुझे वापस लौटना होगा। बाकी लोगों के चेहरे तुरंत गुस्से से लाल हो गए। शी म्यू के लहजे और एक टिप्पणी से ऐसा लग रहा था मानो उसे उनके अस्तित्व का कोई पता ही न हो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम आदिकालीन नरक का जादू कर सकते हो, तुम्हें घमंडी होने का हक है। मैं अपने पास मौजूद सभी 8 घटिया आत्माओं के झरनों पर दांव लगा रहा हूँ। सूर्य श्रेणी के जादूगर ने घृणा और क्रोध से खर्राटे लिए और अपनी सियान रंग की जेड प्लेट को जू युआन के ठीक सामने जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वह शी म्यू के सामने पहुंचा, उसका शरीर चमकदार सफेद रोशनी से चमकने लगा। उसके पीछे चमकती हुई सफेद रोशनी धीरे धीरे प्रकाश का एक विशाल चक्र बना रही थी, जो कुछ कुछ जलते हुए सूरज की छाया के समान थी। एक शक्तिशाली बल फैल गया और कुछ दर्जन फीट के दायरे में आसपास का तापमान अचानक काफी बढ़ गया। यद्यपि शी म्यू ने लू किंग को हरा दिया था, लेकिन उसने युद्ध में अपनी कुछ ताकत खर्च कर दी थी। मेरे नाम पर भी 8 निम्नस्तरीय आत्मा झरने हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। शी म्यू ने भी अपना नीला जेड का टुकड़ा फेंका और चिल्लाया। जैसे ही एक लाल रोशनी उसके शरीर के चारों ओर फैल गई और 2 ज्वलंत पंखों में बदल गई। उसने अपनी बाहें फैला दी और उसके 10 फीट के दायरे में मौजूद हर चीज अचानक आग के समुद्र में बदल गई। इतनी तेज लपटें जादूगर के क्यों उतार चढ़ाव को झेलने में सक्षम थीं। सूर्य श्रेणी के जादूगर की आंखें हल्की सी झपक गईं। वह अग्निगुणी था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शी म्यू अग्निगुणी तकनीकों का भी अभ्यास करेगा। इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि शी म्यू अग्निगुणी किसी भी हमले का सामना कर पाएगा। वह थोड़ा निश्चिंत हो गया क्योंकि उसने पवित्र भूमि से 2 जबरदस्त अग्निगुण तकनीकें खरीदने में काफी समय और संसाधन खर्च किए थे। वह कुछ समय से इन तकनीकों में निपुणता हासिल कर रहा था, इसलिए उसे नहीं लगा कि यह उसके लिए कोई बड़ी समस्या होगी। वह धीरे से मंत्रोच्चार करने लगा। उसके हाथ हिलाने से उसकी उंगलियों में लाल रत्न जड़ित 2 अंगूठियां चमकने लगीं। उसका शरीर हिंसक रूप से चमकने लगा तथा लपटों के 3 समूह उठने लगे, जिनसे अग्नि से उत्पन्न आभा की भयावह लहरें निकलने लगीं। दूर बाईं ओर की ज्वाला तेजी से फैलती हुई 10 फुट से भी ज्यादा लंबे एक विशाल अग्नि सर्प में बदल गई। सिर से पैर तक उसके शल्क स्पष्ट और चमकीले थे, मानो उसका अपना कोई जीवन हो। बीच में लपटों का एक समूह 20 फुट लंबे एक पक्षी में बदल गया। उसका पूरा शरीर चमकीले पंखों से ढका हुआ था। स्वाभाविक रूप से उसके पंख लाल गर्म लपटों से बने थे जो ठंडी इस्पात जैसी रोशनी बिखेर रहे थे। यह एक सिंदूरी पक्षी था। लपटों का आखिरी समूह नीचे की ओर झुका और एक विशाल जलते हुए पक्षी में बदल गया। ये पिछले वाले से बड़ा था और इसकी लंबी पूंछ उसके पीछे फैली हुई थी। यह एक फीनिक्स था। युवक ने फिर हाथ हिलाया और उसके सिर के पीछे की सफेद रोशनी चमक उठी। उसमें से 3 सफेद किरणें निकलीं और 3 जलते हुए राक्षसों पर पड़ गईं। 3 सिर वाले ज्वाला जंतुओं की आग अपने मूल आकार से 3 गुना बढ़ गई। वे सभी एक के बाद एक दहाड़ने लगे और उनके पंखों से शी म्यू की ओर 3 धाराएं फूटने लगीं। पल भर में पूरी घाटी में आग की लपटें भड़क उठीं। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे जहां वे खड़े थे वह पूरी जगह किसी नारकीय गड्ढे की तरह उबल रही हो। शी म्यू की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। ऐसा लग रहा था कि इस युवक की क्षमताएं लू किंग से कहीं ज्यादा हैं। हालांकि शी म्यू के चेहरे पर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखा। उसने खर्राटे लिए और उसका शरीर चमक उठा और एक सुनहरा शल्क उभर आया।
पूरे शरीर की गति अचानक बढ़ गई। अध्याय 565 विजय की श्रृंखला। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शी म्यू अपनी गुप्त टोटेम तकनीक पहले ही पूरी कर चुका था। उसके माथे पर एक सुनहरा सींग दिखाई दिया जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। एक और तकनीक की तैयारी के बीच उसके चारों ओर एक प्रचंड आभा फैल गई। ऐसा क्यों ही उतार चढ़ाव स्वर्ग के प्रारंभिक स्तर के योद्धा के बराबर था। ये प्राचीन बर्बर टोटेम तकनीक निकली। कोई आश्चर्य नहीं, जू युआन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। बड़े आदमी का चेहरा धुंधला और अनिश्चितता से भरा हुआ था। लू किंग को अब एहसास हुआ कि शी म्यू उससे कितना आगे है। जब वे पहले लड़े थे तब शी म्यू ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। ये देखकर सूर्य श्रेणी के जादूगर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने जल्दी से अपनी तकनीक दिखाई और तीनों जलते हुए जानवर शी म्यू की ओर झपटे, जिसके बाद भीषण गर्मी शुरू हो गई। उसी क्षण शी म्यू ने अपनी चाल चली। उसने काली छड़ी लहराई और उसके चारों ओर फिर से कई साए प्रकट हुए। वे अपनी छड़ियों से मिलकर एक सफेद हवा का प्रवाह बनाने लगे। 100 जानवरों का झटका, गर्जन, श्वेत वायु प्रवाह हाथियों, गैंडों, शेरों और सीपी जैसे अनगिनत विशालकाय जानवरों में बदल गया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के सूर्य श्रेणी के जादूगर के विशाल जलते हुए जानवरों की ओर दौड़ पड़े। 3 सिर वाले अग्नि राक्षसों में मानो आध्यात्मिक संवेदनशीलता थी। हमले का आभास पाकर वे थोड़ा हिचकिचाए, फिर दहाड़ते हुए सीधे उन अग्नि राक्षसों की ओर बढ़े। गड़गड़ाहट, दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। तीनों जलते हुए जानवरों के मुंह से आग के गोले फूट रहे थे, जबकि जंगली जानवरों की भीड़ ने अपने पंजों से उन जलते हुए जानवरों को चीर डाला। हमारी कॉमिक साइट रेड नोवेलफुल लाइव पर जाएं। हालांकि जानवरों की भीड़ संख्या में अधिक थी और जल्द ही उन्होंने तीनों ज्वलंत जानवरों पर विजय प्राप्त कर ली। मात्र 2-3 सांसों में ही तीनों जलते हुए जानवर टुकड़े टुकड़े हो गए। विशालकाय जानवरों का झुंड एक उग्र लहर की तरह था जो सूर्य श्रेणी के जादूगर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दोनों के बीच का खालीपन सफेद कंपन से भर गया। एक गगनभेदी गर्जना से जमीन हिल गई। युवक का चेहरा अचानक बदल गया। उसने जल्दी से दोनों हाथ हिलाए और धीरे से कुछ बुदबुदाया। उसके हाथों के बीच लाल रोशनी चमकी और एक और लाल छल्ला उभरा। वह एक विशाल लाल सफेद आग के गोले में बदल गया और आगे की ओर उड़ गया। आसपास का तापमान बढ़ गया और गर्म लहरों ने शून्य को विकृत कर दिया। तकनीक को शुरू करने की प्रक्रिया में आग का गोला तूफान की तरह ऊपर उठा और सूर्य श्रेणी के जादूगर की क्यूई भी तेजी से कमजोर हो गई। आग का गोला लुढ़ककर एक विशाल ज्वलंत आकृति में बदल गया, जिसके सिर पर एक मुकुट और एक ज्वलंत राजदंड था। यह आकृति सम्राट जैसी लग रही थी, जो सभी अग्नि शक्तियों का स्वामी था। निर्वाण की ज्वाला, ये सूर्य श्रेणी के जादूगर के पास मौजूद सबसे मजबूत अग्नि विशेषता तकनीक है। उस विशालकाय आकृति ने अपने हाथ में राजदंड लहराया और आग का एक समुद्र उत्पन्न कर दिया। धरती में अनगिनत जलती हुई जीभें प्रकट हुईं और विशालकाय जानवरों की उस धारा को गहराई तक निगल गईं। गड़गड़ाहट, दोनों पक्षों में भयंकर भिड़ंत हुई। आग की लपटों के बाद जोरदार चीख पुकार मच गई। सफेद जानवरों की बाढ़ को फायरवॉल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे उनके लिए एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। ये देखकर सूर्य श्रेणी का जादूगर बहुत प्रसन्न हुआ। शी म्यू की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने हाथ में पकड़े हुए स्टील के डंडे को जमीन पर पटक दिया। अनगिनत विशालकाय जीव आग की लपटों की दीवार पर गिर पड़े। उनके शरीर अचानक सिकुड़ गए। विस्फोट होने से पहले एक सफेद गेंद में बदल गए। आग की लपटों की दीवार कांप उठी और जो धब्बे उड़ गए थे वे थोड़े धुंधले पड़ गए। पेंग पेंग पेंग। इसके बाद और भी अधिक सफेद विशालकाय जीव आए और विस्फोट होने से पहले सफेद गेंदों में बदल गए। बार बार हो रहे विस्फोटों के कारण आग की दीवार लगातार दबाव के कारण कंपन करने लगी और टूटने लगी। सूर्य श्रेणी के योद्धा ने मन ही मन शाप दिया और जो भी संभव हो सका वह करने लगा। जैसे ही आग की दीवार हिली, शी म्यू अचानक प्रकट हुआ और आग की दीवार पर टूट पड़ा। उसके हाथों में जो काला डंडा था, जिससे एक भेदी काली रोशनी निकल रही थी, वह अचानक बड़ा होकर आग की दीवार से टकरा गया। एक बार की अजेय दीवार एक ही झटके से तुरंत ढह गई। धमाका, आग की दीवार फट गई और वह धधकती बारिश में बदल गई। शी म्यू बिल्कुल नहीं रुका। अपने विशाल अग्निमय पंखों के साथ वह जमीन के भीतर एक भूत की तरह प्रकट हुआ और जलती हुई आकृति पर झपट पड़ा। वह अचानक लड़खड़ाया और कई भ्रम प्रकट हुए। हर एक के हाथ में एक छड़ी थी। सभी छड़ियां एक ही दिशा में हमला करते हुए बिजली की गति से जलती हुई आकृति पर गिरीं। आग की लपटें तेजी से घूम रही थीं और उसके हाथों में आग के गोले नाच रहे थे। आसमान में उठी लाल लपटें चारों ओर फैल रही थीं। एक दूसरे के पास से गुजरते ही लपटें फूटने लगीं, लेकिन काला डंडा इन सबका प्रतिरोध करने में सक्षम था। हर हमले के साथ चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शी म्यू के माथे पर लगे सुनहरे सींग से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जो अंगूठे जितनी मोटी थी। सींग से निकली यह रोशनी आकाश को चीरती हुई जलती हुई आकृति के माथे तक पहुंच गई। ये चाल इतनी तेज थी कि सूर्य श्रेणी का योद्धा भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। पलक झपकते ही जलती हुई आकृति के माथे के बीचों बीच एक छेद दिखाई देने लगा। नहीं, युवक ने जब देखा कि जलती हुई आकृति का शरीर फट गया है तो वह चीख पड़ा। हालांकि विस्फोट से पहले अंतिम क्षण में उसने अपने हाथ में जलते हुए राजदंड को लहराया, जिससे एक लाल उल्का बना जो विदाई उपहार के रूप में शी म्यू की ओर गिरा। शी म्यू भी आश्चर्यचकित था, लेकिन स्टील के डंडे की एक लहर के साथ वह कम से कम लाल उल्का को थोड़ा सा रोकने में सक्षम था। पेंग, शी म्यू का शरीर आग के एक समूह में लिपटा हुआ था और उड़कर जमीन पर भारी रूप से गिर गया।
वह पलटा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि उसके शरीर पर लगे सुनहरे शल्क आग के हमले से फट गए थे और काले पड़ गए थे और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, फिर भी वह प्रतिरोध करने में सक्षम था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निर्वाण की ज्वाला को नष्ट करने की? युवक का शांत चेहरा तुरंत पागलपन में बदल गया। उसने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ने लगा। उसके पीछे सूरज की परछाई अचानक फट गई और आधी उड़ गई। जो लोग युद्ध देख रहे थे वे चिंता से स्तब्ध थे। भाई, ऐसा मत करो, विशालकाय आदमी चिल्लाया। सूर्य श्रेणी का जादूगर चेतावनियों से बेखबर होकर मंत्रोच्चार करता रहा। एक सफेद प्रेत एक सफेद लौ की किरण के भीतर प्रकट हुआ। उस लौ से एक भयानक आभा निकल रही थी। वह जहां भी गुजरती दबाव से शून्य विकृत और कांप उठता। सफेद रोशनी बिखेरता हुआ चक्र तेजी से ऊपर उठा और चौड़ा हो गया। पलक झपकते ही उसका आकार मूल आकार से कुछ फीट रह गया। उल्कापिंड शी म्यू के पास पहुंचा और पीछे की ओर गिर पड़ा। शी म्यू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए जब सफेद पहिए से एक ऐसी शक्ति निकल रही थी जिससे ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट रहा हो। अगर उस पर प्रहार होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या मर भी जाता, चाहे उसकी शारीरिक शक्ति और शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो। उसके बाएं हाथ की यांग शक्ति अचानक हिलती हुई सी लगी और अपने आप बाहर निकल गई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके विचार तीव्र हो गए। उसने एक धीमी आह भरी, जैसे उसके शरीर के चारों ओर का लाल प्रकाश क्रिम्सन एप ऊर्जा संरचना में संघनित हो गया हो। ऊर्जा संरचना ने अपना मुंह खोला और आदिकालीन नरक उगल दिया, जिसके प्रभाव से एक विस्फोट हुआ। टकराना आवाज के बाद एक चमकदार सफेद रोशनी निकली जो सूरज जैसी थी। इसने शी म्यू की आकृति को डुबो दिया और घाटी में अनगिनत लपटें उठने लगीं। तीनों आदमियों ने जल्दी से अपनी आंखें हाथों से ढक लीं। कुछ सांसें लेने के बाद सफेद रोशनी की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। हवा में युवक का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर उस दिशा में देखते हुए टूट गया था जहां शे म्यू खड़ा था। काम किया, विशालकाय आदमी और लू किंग दोनों ने देखा। जैसे ही सफेद रोशनी गायब हुई, शी म्यू उसी जगह पर खड़ा दिखाई दिया। हालांकि उसकी क्रिम्सन एप ऊर्जा संरचना गायब हो गई थी। इसके अलावा वह सुरक्षित दिख रहा था। इतना ही नहीं, उसका चेहरा पहले की तुलना में लाल हो गया था। लू किंग और वह विशालकाय आदमी दोनों हैरान रह गए। ये देखकर सूर्य श्रेणी का जादूगर न केवल क्रोधित हुआ बल्कि अविश्वास से भी भर गया। ये कैसे संभव है? जू युआन की भौहें सिकुड़ गईं जब उसकी नजर शी म्यू के बाएं हाथ पर पड़ी। शी म्यू का बायां हाथ सफेद रोशनी से चमकता हुआ सा लग रहा था, लेकिन वह पल भर में गायब हो गई। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसने जो देखा वह सच है या ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था। शी म्यू के पंख भी बड़े हो गए थे। बस एक फड़फड़ाहट के साथ वह अचानक नजरों से ओझल हो गया। अगले ही क्षण वह युवक के पीछे आ गया और अपने हाथों में इच्छाधारी स्टील स्टाफ लेकर अपनी बाह बाहर निकाल ली। युवक बुरी तरह से बचना चाहता था, लेकिन इस समय उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। उसका चेहरा भय से लाल हो गया क्योंकि विशफुल स्टील स्टाफ उसके गले से 3 इंच से भी कम दूरी पर था और फिर रुक गया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। युवक के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः आपको हार माननी ही पड़ेगी। अब समय आ गया है। शी म्यू मुस्कुराया और फिर अपना दाहिना हाथ और लाठी दोनों वापस खींच लिए। उसकी पीठ पर जलते हुए पंख भी गायब हो गए थे। जब युवक शांत हो गया तो उसने गहरी सांस ली और पूछा, मुझे बताओ, तुमने मेरी ब्लेजिंग व्हील ऑफ लाइट तकनीक का विरोध कैसे किया? मुझे खेद है, मेरे पास आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। शी म्यू ने अपना सिर हिलाया और अपना बायां हाथ वापस आस्तीन में डाल लिया। उसकी बाईं भुजा में यांग बल बढ़ रहा था और उसने गुप्त रूप से 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के पहले चरण का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। असल में उसका इरादा सिर्फ सफेद रोशनी का प्रतिरोध करना था, लेकिन वह गलती से उसके संपर्क में आ गया। एक बार जब उसकी भुजा ने सूर्य की शक्ति को निगल लिया तो उसे नियंत्रित करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। युवक ने उदास होकर शी म्यू को देखा। एक पल बाद उसने आह भरी और बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसने अभी जो गुप्त तकनीक दिखाई वह बहुत महंगी थी। अगर वह जल्द से जल्द अपनी चोट से उबर नहीं पाया तो वह अपनी वर्तमान साधना से भी गिर सकता था, क्योंकि उसमें उसकी शारीरिक शक्ति और आंतरिक ची का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। दूसरे मैच में शी म्यू एक बार फिर जीत गया। जू युआन ने देखा और भावशून्य भाव से घोषणा की। शी म्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जू युआन के सामने से ही सियान जेड की प्लेटें उठा लीं। जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपनी काली छड़ी फिर से निकाली और उसकी नोक बचे हुए आदमी की ओर तान दी। वह कोई और नहीं बल्कि धूसर चोगा पहने एक विशालकाय आदमी था। वह आदमी सदमे में था और चिंता और भय से उसकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगी थीं। भाई शी म्यू, आप पहले ही लगातार 2 लड़ाइयां लड़ चुके हैं। अगर मैं अभी लड़ूं तो मैं जरूर जीत जाऊंगा, क्योंकि आपने अपनी बहुत सारी ताकत और ची खर्च कर दी है। शायद हमें अपनी लड़ाई किसी और दिन के लिए तय कर लेनी चाहिए। बड़े आदमी ने सुझाव दिया। यदि आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो आपको अपनी हार स्वीकार करनी होगी और मुझे अपने आत्मा झरने सौंपने होंगे। शी म्यू ने उसे वापस जाने नहीं देते हुए ऊंची आवाज में कहा, लियाओ शान, ये लड़ाई सिर्फ तुम तीनों की सहमति से हुई है। शी म्यू ने अपने वादे पर खरा उतरा, इसलिए अगर तुम भी अपने वादे पर खरे उतरो तो यही उचित होगा। जू युआन ने कहा। लियाओ शान नाम के उस बड़े आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने होठों को जोर से काटा और आखिरकार एक नीले रंग की जेड प्लेट लहराकर बड़े पत्थर पर रख दी। ठीक है, मैं लियाओ शान अपने नाम के 6 घटिया स्पिरिट झरनों पर दांव लगाऊंगा।
शी म्यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए सियान रंग का एक जेड पत्थर का टुकड़ा निकाला और पत्थर पर फेंक दिया। यह वही टुकड़ा था जो उसे लू किंग से मिला था। लू किंग ने सियान जेड प्लेट को देखा और झुंझलाहट से हिलने से खुद को नहीं रोक सका। अध्याय 566 पहाड़ों पर दस्तक। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। लियाओ शान के हाथ कांप उठे जब उसके हाथों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। हवा से दो सुनहरे लौकी के हथौड़े प्रकट हुए और उसकी हथेलियों के बीच से सुनहरी रोशनी की किरणें टपकीं और चमक उठीं। शी म्यू ने ये देखा और युद्ध की मुद्रा में अपनी छड़ी की नोक को इंगित किया। हाँ, लियो शान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दहाड़ लगाए। लहर के सामने ओवरलैप हो रहे दो लौकी के हथौड़ों से दो विशाल सोने के हथौड़ों की छायाएं अचानक चीखती हुई शी म्यू की ओर बढ़ीं। शी म्यू ने उसे टाला नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ा। वह अपनी लाठी लहराते हुए सीधे हवा से नीचे उतरा और सीधे सोने के हथौड़ों पर टूट पड़ा। इच्छाधारी स्टील स्टाफ ने एक विशाल काली छायादार छड़ी निकाली और पहाड़ उसके दबाव में गिर गया। सुनहरी रोशनियां आपस में टकराईं। यह कोई और नहीं बल्कि अंडरमाउंट ताई की कला थी। टकराना, गिरने से पहले सुनहरा और काला प्रभामंडल हवा में तैरता रहा। अपने पीछे शून्य को घुमाते हुए शी म्यू ने क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट को अपने आदेश पर बुलाया। वह गुस्से से आकाश की ओर चीखा, क्योंकि उसके हाथ से बने काड़े में आग की लपटें तेजी से भड़क उठीं और उस विशालकाय आदमी की ओर टूट पड़ीं। हुला, विशाल जलता हुआ डंडा हवा में कंपन कर रहा था और लाल रंग की कई छड़ियां हवा में फैलकर एक विशाल टुकड़ा बन गईं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग का एक समुद्र बरस रहा हो। लियाओ शान के हाथों में दो सोने के हथौड़े अचानक एक दूसरे से टकराए और धातु की झनकार हर दिशा में फैल गई, मानो उसके चारों ओर घनी बजरी किसी बल से नीचे खींच गई हो। वह अचानक आसपास से उड़कर पहाड़ की चोटी पर एक काले पत्थर में बदल गई। वह हवा से ऊपर उठी और आग की कुछ तेज बारिश को रोक लिया। हालांकि उसके शरीर को कुछ भी छू नहीं पाया। लियाओ शान के शरीर के चारों ओर का प्रकाश एक बार फिर से चमक उठा जब एक मजबूत आदमी की छाया जो 100 फीट से अधिक लंबी थी अचानक उभरी। विशालकाय आदमी एक ऊर्जा संरचना से ढका हुआ था जबकि उसका निचला शरीर कवच से ढका हुआ था। उसने एक प्राचीन प्रकार का हेलमेट पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। केवल दो मोटे नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे और उसके हाथों में दो विशाल लौकी के आकार के हथौड़े थे। बलवान व्यक्ति की बांह हिलती देख दो विशाल हथौड़े क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट के हाथों में जलते हुए कर्मचारियों से टकराए। पेंग, शी म्यू को क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट के साथ बल द्वारा कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। लियाओ शान को अपने ही पित्त का स्वाद आ रहा था। उसके ऊपर के काले पत्थर सुनहरे पीले हो गए, दूर से देखने पर सोने के विशाल टुकड़ों जैसे लग रहे थे। हफ, सुनहरा पत्थर फुसफुसाता हुआ लियाओ शान की ऊर्जा संरचना के ऊपर से उड़ गया। अचानक एक अजीब घटना घटी। बजरी हर दिशा में उड़ी और वह सब सुनहरे रंग में रंग गई। वह उड़कर लियाओ शान की ऊर्जा संरचना की सतह पर चिपक गई और धीरे धीरे उसे ठोस बना दिया। पहले से ही विशाल ऊर्जा संरचना अचानक कई गुना बढ़ गई। पल भर में वह घाटी के बीच एक सुनहरा पहाड़ बन गई। लियाओ शान के हाथ में लौकी का हथौड़ा आगे की ओर लहरा रहा था, मानो कोई आदमी अपनी ऊर्जा संरचना जितना ही विशाल और मजबूत हो। अपनी हरकतों से उसने अनगिनत सुनहरे पत्थरों से लिपटा एक विशाल तांबे का हथौड़ा लहराया और शी म्यू के पीछे आ गया, जो हवा में खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। शी म्यू की आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथ में पकड़ा काला लंबा डंडा एक साथ घूम गया। सफेद हवा का प्रवाह सीटी बजाता हुआ हवा में एक विशाल बवंडर में बदल गया और सीधे सोने के हथौड़े की ओर बढ़ गया। पेंग, विशाल बवंडर और बड़ा सोने का हथौड़ा आपस में जुड़े हुए थे और ढहने से पहले केवल कुछ समय के लिए अवरुद्ध थे। शी म्यू ने अपने काले लंबे डंडे को घुमाया, जबकि क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट ने भी उसी तरह अपने ज्वलंत डंडे को घुमाया। वानर विशाल मानव की ऊर्जा संरचना से लगभग 10 गुना छोटा था, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। हवा में लाल रंग का कंपन था जिससे बाघों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाघ के पंजे की कला। शी म्यू ने अपने डंडे का इस्तेमाल करके दर्जनों बाघों और गैंडों को बुलाया जो विशाल हथौड़े की ओर दौड़े। धमाका धमाका, जब असंख्य लाल बाघ और गैंडे गिरकर गायब हो गए तो विशाल सोने का हथौड़ा अंततः पीछे हट गया। लियाओ शान के हाथ तेज रोशनी से चमक उठे। दोनों सोने के हथौड़े पीछे हट गए, लेकिन उसका शरीर एक अजीब सी झुकी हुई मुद्रा में नीचे झुका हुआ था। उसके पीछे ऊर्जा संरचना भी उसके पीछे पीछे जमीन पर दुबक गई। उसके दो दांत सुनहरे पत्थरों से ढके हुए थे। वह सोने का कवच पहने किसी भयंकर दैत्य जैसा लग रहा था। वह भयंकर जानवर दहाड़ा और उसके पूरे शरीर की सुनहरी रोशनी अचानक एक उत्कृष्ट कृति बन गई। आसपास की हवा में एक प्रबल आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का विस्फोट हुआ जो लगभग नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। वह खुले आसमान में दहाड़ता हुआ सीधे शी म्यू पर टूट पड़ा। कुछ समय के लिए पूरी घाटी की जमीन हिल उठी। कुछ ही दूरी पर लू किंग उत्साह से चिल्लाया, लियाओ शान का आदिकालीन स्वर्ण रत्न सफल रहा। इस गति से शी म्यू हार जाएगा। धमाका, आसमान में तेज सफेद बिजली चमकी और लड़ाई देख रहे तीनों लोगों ने तुरंत ऊपर देखा। शी म्यू गर्व से हवा में खड़ा था, अपना इच्छाधारी स्टील का डंडा लहरा रहा था। इससे एक चमकदार छवि बनी जिसने उसके चारों ओर असंख्य सफेद हवाएं इकट्ठा कर लीं। उसके पीछे क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट उसकी गति का अनुसरण करते हुए हवा में एक विशाल ज्वलंत दंड लहरा रहा था। जल्द ही आधा आकाश लाल रंग से जगमगा उठा। कर्मचारियों की लाल छाया सफेद हवा के प्रवाह के साथ विलीन हो गई थी, जिससे एक विशाल लाल सर्प बवंडर बन गया था जो पृथ्वी और आकाश से जुड़ा हुआ था। शी म्यू का शरीर अब किसी प्राचीन दानव देवता की तरह आग की लपटों से घिरा हुआ था।
वह लाल सर्प के बवंडर में खड़ा था। उसके हाथ में इच्छाधारी इस्पात का डंडा लहरा रहा था और वह आकाश और पृथ्वी की आभा को इतनी अराजकता से झकझोर रहा था। आकाश में हलचल थी और जमीन के ऊपर स्थित पत्थर हिल रहा था। शिम्यू के हाथ में पकड़ी लंबी छड़ी आसमान की ओर उठी और लाल रंग का सर्प बवंडर ढह गया तथा सभी दिशाओं में फैल गया। स्वर्ग और पृथ्वी तक उमड़ते बादलों और सफेद बिजली में अचानक दरार पड़ गई। पिछली लड़ाइयों से पहले ही टूटी हुई जमीन एक बार फिर जोर से कांप उठी और उसमें से अनगिनत काली लपटें निकलने लगीं। लू किंग और सूर्य श्रेणी के जादूगर हक्के बक्के रह गए। यहाँ तक कि जू युआन भी हैरान रह गया। धमाका, सैकड़ों सफेद बिजली के बोल्ट आसमान से गिरे और एक दूसरे से उलझते हुए काली धरती पर गिरे। सुनहरा भीमकाय जानवर मानो पूरी तरह से उपेक्षित हो गया हो। अपने चार खुरों से वह बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ पड़ा। आओ, दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। गरज और बिजली की चमक के बीच सफेद धुआं फूट रहा था। बजरी के सैकड़ों टुकड़े चारों तरफ टूट टूट कर गिर रहे थे। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, गड़गड़ाहट जारी रही। सुनहरे विशालकाय जीव की सतह पर मौजूद चट्टानें धीरे धीरे गिरती गईं और एक धुंधली सी रोशनी वाला भूत दिखाई देने लगा। वह कुछ जर्जर सा लग रहा था, लेकिन आखिरकार वह बाहर निकल आया। शिम्यू का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था और उसके हाथों में जलता हुआ लाल डंडा उस विशालकाय जानवर की खोपड़ी की ओर जोर से टकरा रहा था। पेंग, एक जोरदार धमाके के साथ शिम्यू का शरीर टूटी पतंग की तरह उड़ गया। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसकी आकृति लगभग 100 फीट नीचे गिरी और स्पिरिट झरने के पास एक चट्टान से टकरा गई। धमाका, यह एक और तेज आवाज थी। जब शिम्यू चट्टान से टकराया तो अनगिनत चट्टानें गिरीं और उसे मलबे के नीचे दबा दिया। सुनहरा भीमकाय प्राणी भी शक्तिहीन हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। लू किंग ने ध्यान दिया और कुछ उत्साह दिखाया। जू युआन अकेला था जो उदासीन दिख रहा था। वह शिम्यू को दफनाने वाले पत्थरों के ढेर को घूर रहा था। तभी अचानक चट्टान के ढेर में हलचल हुई। हुला, पत्थर लुढ़क गए और एक लाल आकृति आसमान की ओर उठी। वो कोई और नहीं बल्कि शिम्यू था। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे और उसके मुंह के कोने में ताजा खून की लकीर थी। एक गति के साथ उसके हाथों में मौजूद काली छड़ियां एक दूसरे के साथ क्रॉस हो गईं, जिससे धुंधली छवियां बन गईं। काले और सफेद प्रकाश ने उसके शरीर को डुबो दिया, जिससे वह एक धधकती हुई ज्योति की तरह दिखाई देने लगा। लुप्त होते देवताओं की कला। एक विशाल काले और सफेद छड़ी जैसी छाया हवा में प्रकट हुई और जमीन पर पड़े सुनहरे विशालकाय जीव से टकरा गई। काले और सफेद प्रकाश ने उसे घेर लिया और सुनहरा विशालकाय प्राणी चीखने लगा, क्योंकि वह खुद को हवा में ऊपर तैरने से नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से कोई जोरदार दबाव पड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आगे पीछे घिसा जा रहा हो। हवा में घर्षण की आवाज सुनकर ही सुनहरे विशालकाय जीव पर लगे पत्थर धीरे धीरे उखड़कर जमीन पर गिर गए। आओ, हवा में एक शोकपूर्ण आह की ध्वनि गूंज उठी जब चट्टान के अनगिनत टुकड़े ढहकर चूर्ण में बदल गए। लियाओ शान बेहोश होने से पहले हवा से नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर चोटों और खून से लथपथ था। शिम्यू ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जू युआन के सामने जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और साफ दिख रहा था कि उसकी सारी आंतरिक क्यूई खत्म हो चुकी थी। जू युआन ने जटिल तरीके से शिम्यू की आंखों में देखा और उसके हाथों में सियान जेड प्लेटों के 2 टुकड़े रख दिए। तुम बुरे नहीं हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने तीनों लड़ाइयों में स्वर्ग से गुजरने वाली 18 छड़ियों पर भरोसा किया था, लेकिन कुछ अंतर जरूर थे। भाई जू बहुत तेज हैं। मैंने इस लाठी पत्थर की विधि में बस थोड़ा सा सुधार किया है, शिम्यू ने जवाब दिया। ऐसा ही हुआ, जू युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। आज की कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। अब मैं विदा लेता हूँ। शिम्यू ने प्लेटें संभाल कर रखते ही तुरंत वहां से चला गया। जाते हुए उसने उन तीनों आदमियों की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद उसका घमंडी होने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि कोई आगे आकर चुनौती के लिए अपने झरने दांव पर लगा रहा था, इसलिए स्वाभाविक था कि वह चीजों को हल्के में नहीं लेगा। ये कुछ हद तक अच्छा भी था। अपनी योग्यता का परिचय देकर वे पुराने शिष्य, जो शुरू में उसके प्रति बुरी नीयत रखते थे, आगे कोई कदम उठाने से पहले पीछे हटने और अधिक प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित हुए। अध्याय 567, पुरुष और स्त्री। अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिम्यू द्वारा अपने 3 प्रतिद्वंद्वियों को पराजित करने की खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। सहस्राब्दी के शिष्यों के लिए एक दूसरे को चुनौती देना आम बात थी, इसलिए इस पर ज्यादा हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन इसने काफी ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार किसी नए सहस्राब्दी के शिष्य के लिए ज्यादा अनुभवी शिष्य को हराना दुर्लभ ही था। शिम्यू को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। अपने घर लौटकर उसने तुरंत क्यूई फेंग को बुलाया और नए प्राप्त हुए आत्मिक झरनों के उपयोग की व्यवस्था की। क्यूई फेंग ने देखा और उसका चिंतित मन आखिरकार शांत हो गया। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए दिए गए आदेशों का पालन किया। 2 दिन बाद शिम्यू मुख्य घर में गोल मेज के सामने बैठे और पवित्र भूमि की दूसरी मंजिल के नक्शे को देखा। कुछ देर तक इसका अध्ययन करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में सफेद नीले बंदर के पूर्वज के खजाने के बारे में सारी जानकारी को ध्यान से याद किया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलीं और उसकी उंगलियां लगातार नक्शे पर घूम रही थीं और वह ध्यान से उसे सही जगह पर ले जा रहा था। आखिरकार उसकी उंगलियां नक्शे के सबसे दाहिने हिस्से पर रुक गईं, जो जुवांजी क्षेत्र का सबसे पूर्वी हिस्सा भी था। यह एक बहुत ही दूरस्थ स्थान था। ये खोज क्षेत्र में नहीं था, बल्कि एक खाली क्षेत्र था। शिम्यू ने कुछ देर तक उसे देखा और अचानक उसे संदेह हुआ। नक्शे पर दी गई टिप्पणियों के अनुसार ये किसी भी सामान्य खाली जगह से कुछ अलग था।
ऐसा लग रहा था जैसे इसकी खोज की गई हो। इसके अलावा वहाँ एक विशाल झरना था जिसका विस्तृत क्षेत्र आध्यात्मिक साधना के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया था कि यह कब से खाली पड़ा था। जैसा कि कहा जाता है, नीचे कुछ अंधेरा अवश्य छिपा हुआ है। एक क्षण विचार करने के बाद शिमयू ने मानचित्र को सुरक्षित रखने के लिए रख दिया, इससे पहले कि वह लाल रोशनी की धारा में बदल जाता और जुवानलिंग टावर की ओर उड़ जाता। वह बाजार की मुख्य सड़क पर पहुंचा। अफवाहों के अनुसार हर जगह से लोग इस बाजार में उमड़ पड़ते थे और तरह तरह की खबरें यहाँ मिलती थीं। कुछ लोग तो समाचार बेचने को ही अपना व्यवसाय बना लेते थे। दूसरी मंजिल पर शिमयू का कोई संपर्क नहीं था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अपनी किस्मत आजमाकर देखना चाहा कि क्या उसे झरने के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। संयोग से उसके पास कुछ अमृत था जो उसने इकट्ठा किया था। वह उसे मोटे मैनेजर को बेचना चाहता था, इसलिए वह सीधे स्वर्गीय मंडप की ओर चल पड़ा। गेट में प्रवेश करने से पहले शिमयू ने अंदर से शोर सुना। वह अंदर गया और देखा कि हरे रंग का लबादा पहने एक हट्टा कट्टा आदमी स्वर्गीय मंडप की लॉबी में खड़ा है। वह आदमी दुकान के मोटे मैनेजर से बहस कर रहा था। शिमयू को लगा कि यह बड़ा आदमी किसी तरह जाना पहचाना सा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि यह कौन है। उसने बातचीत के बीच में दोनों को डराने की कोशिश नहीं की, बल्कि दरवाजे पर खड़ा होकर चुपके से बातें सुनने लगा। कोषाध्यक्ष, आपने एक युआन जिनसिंग के लिए 120 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन की कीमत मांगने की हिम्मत कैसे की, जबकि यह पहचानना मुश्किल था कि यह नर है या मादा। अगर यह सच न होता कि जिस दवा की मैं तलाश कर रहा था वह बिक चुकी है और आपके यहाँ ही ऐसी सामग्री बची है, तो मैं यहाँ होता ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि मैं इसे दिल से चाहता हूँ और आपके निजी फायदे के लिए जानबूझकर इसकी कीमत बढ़ा रहा हूँ? ये तो बहुत ही शर्मनाक है, हरे रंग के लबादे वाले उस बड़े आदमी ने ऊंची आवाज में कहा। बड़े डुआन मुगुआंग, कृपया गलतफहमी न पालें। नर और मादा युआन जिनसिंग में फर्क करने के लिए आपको उसके कोर के रंग पर ध्यान देना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। नीचे दी गई कीमत बाजार के शुरुआती भाव के अनुसार है। मुझे जरूरत से ज्यादा कमाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, मोटे मैनेजर ने समझाया। उसके सिर के कोने से पसीना टपक रहा था और उसने अपनी आस्तीनें रगड़ी। अगर युआन जिनसिंग नर है तो इसकी क्षमता शुद्ध है और मर्दाना ताकत की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उत्कृष्ट है। आपको बस 200 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन चाहिए। अगर यह मादा है तो इसमें 3 बिंदु विषाक्तता होती है। विषाक्तता को बेअसर करने के लिए सहायक सामग्रियों को कॉन्फ़िगर करने में भी समय लगाना जरूरी है, ताकि मूल्य को बहुत कम किया जा सके। ये 50 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लिए है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बाजार मूल्य के अनुसार 120 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन पहले से ही उचित मूल्य है। ये सुनकर शिमयू को समझ आ गया कि माजरा क्या है। हरे चोगे वाला मोटा आदमी युआन जिनसिंग खरीदना चाहता था, लेकिन कीमत उसकी पहुंच से बाहर थी और मोटा मैनेजर इसी कीमत पर बेचने पर अड़ा था, इसलिए वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। शिमयू ने इस बारे में सोचा और उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। मैनेजर, आपको देखे हुए काफी समय हो गया है, शिमयू ने मुस्कुराते हुए कहा। संप्रदाय साथी शिमयू। मोटे मैनेजर को स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत ही उसका स्वागत किया। शिमयू। वह तुरंत पलटा और अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखा। वह कोई और नहीं बल्कि डुआन मुगुआंग था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा था। क्या तुम मुझे जानते हो? शिमयू ने पूछा। हाँ, आप एक सदी पुराने शिष्य हैं जिन्हें सहस्राब्दी शिष्य बना दिया गया है। बेशक, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। अगर चैंपियनशिप में आपका प्रदर्शन अच्छा न होता तो मैं मुकाबलों को देखते देखते बोर हो जाता। हरे चोगे वाला बड़ा आदमी हंसा। तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। तुम ही तो थे जिसने उस जमाने में जुए का अड्डा लगाया था। तुम भाई डुआन मुगुआंग हो? शिमयू ने पूछा। बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मुझे जानते होगे। आपका नाम काफी मशहूर है। दरअसल अंदर आते हुए मैंने आपके और मैनेजर के बीच एक हल्की फुल्की बहस सुनी। मेरे पास एक उपाय है जो शायद आप दोनों के लिए फायदेमंद हो। क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? ओह, मुझे इसके बारे में बताओ। डुआन मुगुआंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैनेजर ने कुछ संदेह के साथ शिमयू को देखा। अच्छा, मुझे भी एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चूंकि तुम जुआ खेलने में माहिर हो, तो फिर हम दोनों के बीच जुआ खेलना कैसा रहेगा? शिमयू ने पूछा तो उसकी नजरें घूम गईं। जुआ? कैसे? जुआ शब्द सुनते ही डुआन मुगुआंग की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। चूंकि आपको संदेह है कि यह युआन जिनसिंग स्त्रीलिंग है, इसलिए मैं शर्त लगाता हूँ कि यह नर है। फिर हम जिनसिंग का विच्छेदन करेंगे और देखेंगे कि कौन सही है। अगर आप सही हैं, तो आपको केवल 50 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लगाने होंगे, जबकि बाकी की कीमत मैं चुकाऊंगा। अगर मैं सही हूँ तो युआन जिनसिंग आपको 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले में बेचा जाएगा। हालांकि अंतर यह है कि अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते हैं तो बाकी 20 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मैं वहन कर दूंगा। अगर आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है तो चलिए दांव लगाते हैं। सिर्फ एक सवाल। फिर सवाल क्या होगा? डुआन मुगुआंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हाँ, चिंता मत करो भाई, सवाल सिर्फ आध्यात्मिक भूमि में एक खाली पड़े झरने की स्थिति के बारे में है। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे जरूर बताना। अगर नहीं तो तुम मुझे इसके बारे में पता लगाने में मदद करोगे। शिमयू ने कहा। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं सबसे ज्यादा जानकार हूँ और कोई भी सहस्राब्दी का शिष्य मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तो चलो शर्त लगाते हैं। मैनेजर, तुम्हें इस जुए के गवाह बनना होगा। डुआन मुगुआंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
मोटे मैनेजर ने झिझक के साथ शिम्यू की ओर देखा, लेकिन उसे आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देखकर वह चौंक गया। ठीक है, तो मैं गवाह बनूंगा। मैनेजर के सहमत होने के बाद वह दोनों व्यक्तियों को भीतरी प्रांगण में ले गया। थोड़ी देर बाद मोटे मैनेजर को एक नीलम से ढका हुआ चौकोर आकार का बक्सा पकड़े हुए देखा गया, जिसका आकार आधा वर्ग फुट था। चौकोर बॉक्स के अंदर बैंगनी काले रंग का जिनसेंग था, जिसकी पूरी जड़ और स्पष्ट बनावट थी। मोटे मैनेजर ने धीरे से बॉक्स का ढक्कन हटाया और तुरंत ही भीतरी प्रांगण में दवा की एक अजीब सी गंध फैल गई। ये सूंघकर डुआन मुगुआंग खुशी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक सका। मोटे मैनेजर ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक पतला सफेद चाकू निकाला और ध्यान से जिनसेंग के ऊपर से थोड़ा सा काटना शुरू किया। जैसे ही उसने चाकू को धीरे से नीचे खींचा, एक छेद दिखाई दिया और अंदर छिपा हुआ अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया। जैसे ही कनेल उजागर हुआ, डुआन मुगुआंग ने तुरंत अपना सिर एक साथ रखा और भौहें से ओढ़ लीं। शिम्यू एक तरफ खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये बैंगनी है, ये वास्तव में एक नर जिनसेंग है। भाई शिम्यू, आप ये शर्त जीत गए। डुआन मुगुआंग ने अपने स्वर में थोड़ी नाखुशी के साथ कहा। उसे जीत मिले या हार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आखिरकार यह उसके लिए फायदेमंद सौदा ही था। अगर वह हार भी जाता तो भी वह उतना ही खुश था। ठीक है, शिम्यू ने कहा। मुझे बताओ भाई शिम्यू, तुम किस समस्या का सामना कर रहे हो? डुआन मुगुआंग ने पूछा। ओह, बात कुछ इस तरह है। मैंने खाली जगह में एक आत्मा झरने का जायजा लिया है। इस जगह पर कोई शक्तिशाली राक्षस नहीं है, लेकिन इसे खाली छोड़ दिया गया था। मैं इसे अपना बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी भी अज्ञात परिणाम की चिंता है। मुझे उम्मीद थी कि आप इस खास झरने के बारे में और जानकारी पाने में मेरी मदद करेंगे। शिम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। आत्मिक झरना? आप किसकी बात कर रहे हैं? डुआन मुगुआंग ने पूछा। शिम्यू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत दूसरी मंजिल का नक्शा निकाला और उसे वह स्थान दिखा दिया। ओह, मुझे लगा कि यह कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये तो बस एक और सुनसान जगह निकली। मुझे इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। डुआन मुगुआंग ने उसे देखा और तिरस्कार से कहा। तो क्या इस झरने में कुछ गड़बड़ है? यह एक लंबी कहानी है। कहा जाता है कि 1000 साल पहले कुछ शिष्यों ने झरने के आसपास के क्षेत्र का पता लगाया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहां एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस छिपा बैठा था, जो छिपने में माहिर था। शिष्य उसे पूरी तरह से मार नहीं पाया, वह उसे थोड़े समय के लिए ही भगा पाया। वह उस इलाके में पूरी तरह से जम गया था और वहां से जाना ही नहीं चाहता था। बाद में एक शिष्य ने उस इलाके पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, लेकिन वहां भेजे गए सभी सेवकों को जल्दी ही मार डाला गया। उनके सारे बागान भी लूट लिए गए। सामान्य दर्जे के विधायक ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे यूं ही छोड़ देने का फैसला किया। तो लिंग झरने का संभावित खतरा यही राक्षस है। क्या तुम्हें अब इन राक्षसों की हालत और ठिकाने के बारे में पता है? ये राक्षस कैसा दिखता था और इसकी साधना किस स्तर की है? मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इस राक्षस को जानबूझकर इस झरने में इसलिए रखा गया था क्योंकि इसका संबंध किसी पौराणिक खजाने से था। इस क्षेत्र की खोज के लिए कई शक्तिशाली शिष्यों ने मिलकर काम किया था। जब शिम्यू ने सुना तो उसका दिल चीख उठा, लेकिन वह बाहर से शांत रहा। ओह, मुझे आश्चर्य है कि क्या उन साथी शिष्यों को खजाना मिल गया। अध्याय 568 स्पिरिट वाटरफॉल पर देर रात तक जासूसी का काम। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। हाँ, वहाँ कैसा खजाना होगा। आदमियों ने इलाके को उलट पुलट कर दिया और स्पिरिट झरने के नीचे नाले में भी कुछ दिनों तक गहराई तक गए। उन्हें बस किनारे पर पत्थर लाने का ही काम मिला। इस दृढ़ संकल्प का कोई खास नतीजा नहीं निकला। डुआन मुगुआंग ने कहा। मैं समझ गया। शिम्यू ने अपने दिल में थोड़ी शांति महसूस करते हुए कहा। क्या बात है भाई शिम्यू को इस स्पिरिट वाटरफॉल में दिलचस्पी है? मुझे बस इतना कहना है कि यह जगह बहुत दूर है और आसपास के आभा संसाधन भी औसत दर्जे के हैं। ये जाने के लिए अच्छी जगह नहीं है। मानो आसपास छिपे राक्षस ही काफी बुरे नहीं हैं। खैर, मैं अभी दूसरी मंजिल तक ही पहुंचा हूं और मैं अपने बाकी शिष्यों के साथ आध्यात्मिक झरनों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने दूर दराज के झरनों की तलाश करने का मन बना लिया है, ताकि मैं उन पर अपना दावा कर सकूं। शिम्यू ने मुस्कुराते हुए समझाया। ओह, ये भी कोई बुरा विचार नहीं है। दोनों ने कुछ देर बातें की। डुआन मुगुआंग ने 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन चुकाए और वियुआन जिनसेंग लेकर चला गया। धन्यवाद मैनेजर। शिम्यू ने मैनेजर को धन्यवाद देते हुए डुआन मुगुआंग की पीठ की ओर देखा। कोई बात नहीं, यह वियुआन जिनसेंग तुम्हारा है। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, मोटे मैनेजर ने कहा और जल्दी से हाथ हिला दिया। शिम्यू ने कहा, मुझे अब तक उम्मीद नहीं थी कि यह जिनसेंग बिकेगा। केवल 100 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों पर इसे छोड़ देना बहुत नुकसानदायक है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने शर्त लगा दी है। चिंता की कोई बात नहीं है, शिम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। इस मामले की बात करें तो ये सब कई की बदौलत था कि वह इसे देख पाया। शिम्यू की आत्मिक इंद्रिय में जिनसेंग के आर पार देखने की शक्ति नहीं थी। हालांकि कई की आध्यात्मिक दृष्टि के तहत यह कोई समस्या नहीं थी। अपनी जरूरी खबर पाकर शिम्यू ज्यादा देर नहीं रुके। फिर उन्होंने अलविदा कहा और कुछ दवाइयां लेकर चले गए। अपने घर लौटने के बाद शिम्यू तुरंत उस आत्मा झरने की ओर नहीं गया जहां सफेद नीले वानर पूर्वज का खजाना था। इसके बजाय वह सीधे अपने गुप्त कक्ष में वापस चला गया और चुपचाप बैठ गया। जब आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया और पेड़ों की चोटियों पर एक गोल चांद लटक रहा था, तभी उसने अपनी आंखें खोलीं और कमरे से बाहर निकला। वह लाल रोशनी की किरण की तरह उस सुदूर इलाके की ओर दौड़ा।
लगभग आधे घंटे के बाद शिम्यू के शरीर पर प्रकाश कम हो गया क्योंकि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा और एक प्राचीन जंगल में उतरा। शिम्यू जंगल में दर्जनों मील तक चला और अचानक उसे जमीन हिलती हुई महसूस हुई और उसने एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। वह 10 मील से ज्यादा आगे चला और उसे एक चमक का एहसास हुआ। अब वह जंगल से बाहर निकलकर एक चट्टान पर पहुंच गया था। उसकी आंखों के सामने एक खतरनाक घाटी थी जिसके किनारे 100 फीट से भी ऊंचा एक विशाल झरना था। सफेद पानी आकाशगंगा की तरह झरने से नीचे बह रहा था, बाहर निकलकर चट्टान के ऊपर गिर रहा था। वह दीवार के साथ साथ दर्जनों उभरी हुई चट्टानों पर गिर रहा था। चांदनी में मोती जैसे छींटे, मानो उसमें हजारों चांदी के कोई हों जो हर दिशा में उछल रहे हों। शिम्यू दृश्य की सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ देर रुकने के बाद वह एक कदम आगे बढ़ा और चट्टान की तरह सीधा चट्टान से नीचे गिर पड़ा। 10 फीट से भी कम नीचे गिरते हुए शिम्यू का शरीर एक सपाट पत्थर के मंच पर स्थिर होकर गिरा। वह जिस चबूतरे पर खड़ा था वह कुछ अजीब सा था। वह झरने के दाहिनी ओर पहाड़ी के आधे हिस्से में स्थित एक उभरी हुई चट्टान की। उसकी स्थिति बहुत खास थी। इसके रंग और आसपास की चट्टानों के कारण चाहे कोई झरने के नीचे खड़ा हो या घाटी के ऊपर खड़ा हो और मंच को नीचे देखे, वह केवल पहाड़ की दीवार को देख पाएगा, मंच को नहीं। कहने की जरूरत नहीं कि अगर शिमाई ने पहले से जानकारी हासिल नहीं की होती तो यहाँ कुछ भी खोजना मुश्किल होता। उसने प्लेटफॉर्म से नीचे देखा और झरने से बहते हुए झरने की आवाज के साथ घाटी के तल पर गहरे हरे तालाब में गिरते देखा। शिम्यू ने कुछ देर तक नीचे देखा और फिर अपना सिर उठाकर गहरे रात्रि आकाश की ओर देखा। अंधेरे आकाश में तारों से प्रकाश की कुछ किरणें दिखाई दे रही थीं, जैसे कि ऊपर एक गोल चंद्रमा जेड प्लेट की तरह लटका हुआ था, जिससे एक उज्ज्वल माहौल और ठंडी रोशनी फैल रही थी। शिम्यू ने कुछ देर तक चुपचाप गणना की और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। उसने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं और चुपचाप एक रहस्यमय मंत्र का जाप करने लगा। उनके मंत्रोच्चार के बाद हरे गहरे तालाब के तल पर चांदनी रात में साधारण से दिखने वाले कंकड़ अचानक सफेद रोशनी की किरणों से जगमगा उठे। प्रकाश एक किरण की तरह पानी से निकला और झरने पर प्रतिबिंबित हुआ। शिम्यू की नजर रोशनी की दिशा में घूमती रही जब तक कि उसकी नजर झरने के केंद्र पर नहीं पड़ी। सफेद रोशनी में पानी का झुका हुआ पर्दा अपने आप केंद्र से अलग हो गया और एक काला छेद दिखाई दिया। बड़े छेद के अंदर एक मंद रोशनी थी। शिम्यू का दिल धड़क उठा। एक कदम के साथ वह पत्थर के चबूतरे से सीधे ब्लैक होल में कूद गया। जैसे ही वह गड्ढे में उतरा, उसने अपने पीछे पत्थर के गिरने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक काले पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और उस छेद पर फिर से छाया डाल रहा था। शिम्यू को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने आगे पहाड़ में विशाल गुफा के गर्भ की ओर देखा। गुफा के नीचे दर्जनों विशाल नीले तांबे के बर्तन लटके हुए थे। ये बर्तन धधकती लौ के साथ जल रहे थे और ज्यादातर गुफाएं सफेद रोशनी में प्रतिबिंबित हो रही थीं। शिम्यू ने एक बड़ा कदम उठाया और गुफा की ओर चल पड़ा। उसने अपने कान हिलाए और पीछे से हल्की सी आवाज सुनी। वह होश में पीछे हट गया, ये देखने के लिए कि आवाज कहाँ से और कहाँ से आ रही है। एक बाघ जैसा राक्षस अचानक उस दरार से बाहर निकला और शिम्यू की दिशा में तेजी से बढ़ा। क्योंकि शिम्यू ने अपने रास्ते में आने वाली किसी भी संभावित हानि के लिए तैयारी कर रखी थी, इसलिए राक्षस उस पर हमला करने में असमर्थ था और केवल शिम्यू के कंधों को छूकर निकल गया। राक्षस जमीन पर दुबक गया और गुर्राने लगा, फिर शिम्यू की ओर झपटा। शिम्यू को आखिरकार राक्षस का पूरा रूप देखने को मिला। उसकी खोपड़ी अजगर जैसी थी, शरीर हिरण जैसा, 4 पैर बाघ जैसे और पूंछ गाय जैसी लंबी थी। उसके शल्क मछली जैसे लाल थे। उसकी चमकती सुनहरी आंखें और शरीर के चारों ओर फैली आभा देखकर वह असाधारण रूप से शक्तिशाली लग रहा था। राक्षस कुछ देर तक उकड़ू बैठा रहा और फिर से उसकी ओर दौड़ा और शिम्यू पर नजरें गड़ाए रहा। शिम्यू की आंखों में चमक आ गई और उसके हाथों में भी। बस एक झटके में सुनहरी रोशनी राक्षस पर टूट पड़ी। राक्षस ने ये देखा, लेकिन इससे बचने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक के साथ 2 सुनहरी लाल बिजली की रोशनियां अचानक शिम्यू की सुनहरी रोशनी की ओर चमक उठी। टकराना। बिजली की 2 रोशनियां और सुनहरी रोशनी एक दूसरे को रद्द कर रही थीं। विस्फोट की आवाज गुफा के अंदर किसी पक्षी की तरह गूंज रही थी, यहाँ तक कि शिम्यू के कान भिनभिना रहे थे। चीचा। शिम्यू ने एक अजीब सी आवाज सुनी और उसके पीछे एक और वैसा ही राक्षस प्रकट हुआ। उसने उसकी ओर एक सुनहरी लाल रोशनी उगल दी। शिम्यू का पैर हिला और वह 2 कदम बगल की ओर खिसक गया। मुंह खोलते ही उसने इच्छाधारी स्टील का डंडा थूक दिया, जो उसकी हथेली में बड़ा हो गया था। इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता, हवा का एक झोंका उसके कानों में आया और जमीन पर बैठा राक्षस फिर से उस पर झपटा। शिम्यू ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे ही उसकी हथेली में एक काली रोशनी दिखाई दी। इच्छाधारी स्टील का डंडा सुई के आकार से बड़ा होकर राक्षस पर गिर पड़ा। पेंग। एक धीमी सी आवाज के साथ राक्षस गुफा की दीवार की ओर गिर गया। शिम्यू ने उसका पीछा करने के इरादे से एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन दोनों ओर से आ रही 2 सुनहरी लाल रोशनियों ने उसे रोक दिया। वह तुरंत रुक गया और पीछे हट गया क्योंकि 2 विद्युत लाइटें उसके ठीक सामने आकर गिरी थीं। शिम्यू ने दोनों तरफ एक एक राक्षस देखा, जिसमें वह राक्षस भी शामिल था जो पहले उसके इच्छाधारी इस्पाती डंडे से घायल हो चुका था। इस समय गुफा में 3 राक्षस थे और उनकी व्यक्तिगत आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। शिम्यू ने देखा कि जिस राक्षस को उसने मारा था वह पहले ही खड़ा हो चुका था। कुछ क्षतिग्रस्त शल्कों के अलावा ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट लगी हो। आओ, राक्षस चीखा। उसके मुंह से ताजा लाल खून निकला और उसने धुंधली धुंध थूकी।
ये देखकर शिम्यू का शरीर चमक उठा और सुनहरे शल्कों से ढक गया। जैसे ही उसके शरीर पर तराजू लिपटा, खूनी धुंध पहले ही भर चुकी थी और उसने उसे ढक लिया था। शिम्यू को लगा कि उसके शरीर का तापमान थोड़ा कम हो गया है। उसकी ज्वालामय आभा भी अस्थिर हो गई थी। जैसे ही वह धुंध के संपर्क में आया, उसे कोई जलन महसूस नहीं हुई। उसी समय 3 राक्षसों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखें चमक रही थीं और बिजली की रोशनी बिखेर रही थीं। शिम्यू एक मुश्किल स्थिति में फंस गया जब उसने पीछे हटने के लिए अपने पैर हिलाने शुरू कर दिए। अचानक एक बिजली की रोशनी उसके दिल में घुस गई, जिससे वह वापस धुंध में चला गया। तीनों राक्षसों की आंखों में लाल बिजली चमक उठी। चीचा, लाल धुंध के बीच लगभग एक साथ 4 बिजली की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। कोहरा जो अभी तक शांत और बिखरा हुआ था, अचानक उबलता हुआ सा लग रहा था और लगातार शिम्यू पर हमला कर रहा था। शिम्यू को अपने पूरे शरीर में एक तेज सुन्नता का एहसास हुआ और वह तुरंत अकड़ गया। वह अपनी छड़ी को और नहीं पकड़ पा रहा था। डोंग, हथियार जमीन पर गिर गया। उसे आश्चर्य हुआ जब सुनहरी लाल बिजली की बत्ती जली तो उसके शरीर में दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। सुन्नपन के अलावा बस ठंड का एक झुंझुनाहट सा एहसास था। अध्याय 569, संरक्षक दानव आत्मा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। लाल धुंध जो अभी भी बिजली की तरह चमक रही थी, छट गई और साफ हो गई, जिससे जमीन पर शिम्यू की शक्तिहीन आकृति दिखाई देने लगी। उसके चारों ओर 4 लाल लाल राक्षस और करीब आ गए और अपनी आंखें चमकाते हुए उसे घेर लिया। उन्होंने अपने खूनी मुंह खोले और भिनभिनाने जैसी आवाज निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे जिंदा ही खा जाने को तैयार हों। शिम्यू मन ही मन सोच रहा था। पहले तो सिर्फ एक ही राक्षस था जो चुपके से उसके पीछे गुफा की दरार में आ गया, लेकिन बाकी तीनों का क्या हुआ? वे कहाँ से आए थे? ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। छाया क्लोन तकनीक। दोनों जानवर न सिर्फ एक जैसे दिखते थे, बल्कि उनकी आभा भी बिल्कुल एक जैसी थी। यहाँ तक कि शिम्यू के विशफुल स्टील स्टाफ से उन्हें लगे जख्म भी बिल्कुल एक जैसे थे। शिम्यू को ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला और उसने अपनी बाईं बांह पर शक्ति प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसकी बांह धीरे धीरे एक तेज चमक से जगमगा उठी, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। जैसे ही सुन्नापन दूर हुआ, शिम्यू को अपने शरीर में केवल गर्मी महसूस हुई। गर्जन। चारों राक्षसों ने ये देखा और तुरंत दहाड़ते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। शिम्यू एक घुटने के बल बैठ गया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आवाज बहरी हो गई। धमाका। शिम्यू को बीच में रखते हुए जमीन से एक चमकदार सफेद रोशनी का घेरा उठा। लहरों की तरह वह सीटी बजाता हुआ चारों दिशाओं में फैल गया। एक क्षण में ही पूरी गुफा सफेद रोशनी से भर गई। श्वेत प्रकाश की भव्य आभा ने चारों राक्षसों को नीचे गिरा दिया। यह मौका देखकर शिम्यू जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ घुमाकर फिर से डंडा पकड़ लिया। उसके बाएं हाथ से प्रकाश की एक प्रज्वलित किरण लटक रही थी और लंबी छड़ी पर उलझाव का एक ज्वलंत चक्र दिखाई दे रहा था। चारों राक्षस ऊपर चढ़ गए और अपनी चमकती आंखों से सफेद रोशनी की ओर गुर्राने लगे, जिससे एक भयावह दृश्य प्रकट हुआ। शिम्यू की आंखों की सुनहरी रोशनी चमक उठी और जानवर तेजी से पीछे हट गए। वह जानवर के असली शरीर का पता लगाना चाहता था। उनके रूप, रंग या आभा में कोई अंतर नहीं था। तभी चारों जानवरों ने फिर से घुरघुराहट की और एक ही समय में शिम्यू की ओर छलांग लगा दी। पूर्ण विनाश की कला। शिम्यू की बाहें मुड़ गईं और उसके हाथ में पकड़ा लंबा डंडा कांप उठा। उसके पूरे शरीर पर एक जोरदार झटका लगा, जिससे एक काला और सफेद बवंडर चारों ओर फैल गया और चारों राक्षस पीछे हटने को मजबूर हो गए। जब वह अपने सामने खड़े राक्षस का पीछा करने ही वाला था, तो जमीन पर पड़ी उसकी परछाई अचानक हिल गई, क्योंकि उसने अपने ऊपर से एक शोर सुना। गुफा के ऊपर लटकी कांसे की अंगीठी से एक राक्षस कूद पड़ा। अपने अगले पंजों से वह शिम्यू पर कूद पड़ा। चिचा। ये ध्वनि शिम्यू के सुनहरे तराजू पर धातु के घर्षण के समान थी। शिम्यू ने राक्षसों के हमले का प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर पर लगे सुनहरे शल्कों का सहारा लिया था, लेकिन उनका ऊपरी शरीर उनके पंजों से जकड़ा हुआ था। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह आजाद नहीं हो पा रहा था। एक जानवर ने अपना विशाल मुंह खोला और शिम्यू पर दहाड़ते हुए उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। शिम्यू हैरान रह गया और उसने 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला की शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। उसका बायां हाथ सफेद रंग में चमक रहा था, जबकि दायां हाथ काले रंग में। यिन और यांग की आभा मुक्त हो गई। लाल राक्षसों ने मानो आभा को भांप लिया और पीछे हट गए। उनकी सुनहरी लाल आंखों में संदेह की झलक दिख रही थी। शिम्यू ने इस मौके का फायदा उठाया। उसकी बाहें झटके से फड़कीं और उसका शरीर जानवर के पिंजों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसके हाथों में लाठी थी जो अब काले और सफेद प्रकाश में धधक रही थी, उसका शरीर अचानक आग की लपटों में घिर गया। उसने लाठी को हिलाया और नीचे पटक दिया। पेंग। लाल रंग के राक्षस की खोपड़ी पर शिम्यू के स्टील के डंडे से चोट लगी और उसके सिर से काली और सफेद रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही उसका दिमाग फटा, उसका पूरा शरीर जमीन पर धंस गया। कुछ पलों तक वह छटपटाता रहा और आखिरकार बिना किसी आवाज के मर गया। बाकी राक्षस एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। पल भर में वे लाल बादलों के एक समूह में बदल गए जो जल्द ही बिखर गए। शिम्यू ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। उसने अपनी लाठी से उस थोड़ी क्षतिग्रस्त राक्षसी गोली को बाहर निकाला। उसकी आंखों में गौरव और खुशी थी। तभी लाल राक्षस की खोपड़ी में चमकदार सफेद रोशनी दिखाई दी। शिम्यू ने ये देखा और उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह 10 फुट पीछे हट गया। उसने विशफुल स्टील स्टाफ को रक्षात्मक रूप से अपने सामने पकड़ रखा था। सफेद रोशनी धुंधली होकर 20 फीट से भी ज्यादा ऊंचे एक विशाल सफेद बाग में बदल गई।
वह शी म्यू के सामने तैरता हुआ आया और फिर खड़ा हो गया। बाघ की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, जबकि उसकी पूंछ स्थिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना जीवन हो और उसकी सतह कुछ धुंधली थी, जिससे अस्थिरता का एहसास हो रहा था। संरक्षक राक्षस आत्मा शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अनजाने में अपनी लंबी छड़ी को और कसकर पकड़ लिया। एक पल बाद वह सफेद बाघ राक्षसी आत्मा पर टूट पड़ा। वहीं रुक जाओ और आगे मत बढ़ो, सफेद बाघ राक्षस आत्मा ने कहा। तुम किस तरह के राक्षस हो? तुम्हारे पास छाया क्लोन क्षमता कैसे है? शी म्यू ने तुरंत अपनी गति धीमी कर दी और पूछा। मैं बाई कुई हूँ। चूंकि आपने 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला का प्रदर्शन किया है और आपके पास नीले बंदर जैसी आभा है, तो आप ही उत्तराधिकारी होंगे। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, सफेद बाघ राक्षस आत्मा ने खुशी से कहा। उसकी आंखों में एक कड़वी मुस्कान थी। मेरा इंतजार कर रहे हो? ये सफेद बाघ राक्षस आत्मा परिचित लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि यह कहाँ से आई थी। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने अचानक इसके बारे में सोचा। बहुत समय पहले, जब वह अभी भी सेरुलियन सी स्टार पर था, उसने एक सफेद बाघ जैसी राक्षसी आत्मा का सपना देखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वही आत्मा रक्षक अभी उसके सामने मौजूद है। मैं नीले वानरों के पूर्वज के अधीन 4 शैतान संरक्षकों में से एक हूँ। मुझे खजाने की रक्षा करने और उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसे वापस पाने का इंतजार करने का आदेश दिया गया था। मैंने लगभग 1000 साल इंतजार किया है और आखिरकार यह इंतजार खत्म हुआ। सफेद बाघ राक्षस आत्मा ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। शी म्यू को अब अपने अनुमान पर अधिक विश्वास हो गया। तुमने कहा था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर हाँ, तो तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? क्या मेरी ताकत परखने के लिए? जब वे आपस में लड़ते थे तो राक्षसों की सुनहरी आंखें भयंकर और क्रूर होती थीं। यह मौत तक की लड़ाई थी और इसमें किसी परीक्षा का कोई संकेत नहीं था। यह सही नहीं था। शी म्यू के हाव भाव एकदम बदल गए। ये राक्षस आत्मा स्पष्ट रूप से एक सफेद बाघ राक्षस थी, लेकिन उससे लड़ने वाला अजीब जानवर बाघ राक्षस आत्मा का शरीर नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि सुनहरी आंखों वाला राक्षस तुम पर हमला करे। मैं तो बस उस सफेद नीले वानर पूर्वज के आदेश का इंतजार कर रहा था। मैं हजारों सालों से यहाँ हूँ और अंततः लुप्त हो गया। मेरे पास उसके साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस जगह की रक्षा के लिए वह राक्षस यहीं रहेगा और कभी नहीं जाएगा। तुम्हारे उसे मारने के बाद मैं उस राक्षस के भीतर से जाग गया। यह इस तरह से निकला। शी म्यू ने ध्यान से सोचा। सफेद बाघ की बातों में कोई खोट नहीं था, इसलिए वह मान गया। बड़े बाई कुई, मेरा नाम शी म्यू है। चूंकि आप सफेद नीले वानरों के पूर्वज के आदेश के तहत राक्षस आत्मा हैं, इसलिए आप अपने पूर्वज को अच्छी तरह जानते होंगे। मुझे आपसे कई सवाल पूछने हैं। तो आप शी म्यू हैं। चूंकि आप उत्तराधिकारी हैं, इसलिए बेझिझक मुझसे अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं। सच कहूं तो सफेद नीले बंदर का पूर्वज कौन है? ये सवाल उसके दिल में बहुत दिनों से दबा हुआ था। हालांकि उसे पूर्वजों से विरासत मिली थी, फिर भी अपने पूर्वजों के बारे में उसकी समझ अभी भी अस्पष्ट थी। नीले वानरों के पूर्वज नीले वानरों के तारे से आए थे। चूंकि आप यहाँ हैं, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि उन्होंने कभी किंगलान की पवित्र भूमि की पूजा की थी और वहाँ पवित्र शिष्यों के रूप में अध्ययन किया था। जब पूर्वज की 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला की साधना सफल हुई, तो उन्होंने पवित्र भूमि छोड़ दी और अन्य आकाशगंगाओं की यात्रा की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अनगिनत राक्षस कबीलों पर भी विजय प्राप्त की। बोलते हुए सफेद बाघ की आंखें उदास थीं। शी म्यू स्तब्ध रह गया। ये सब पुरानी खबर है, अब इसका जिक्र मत करो। सफेद बाघ राक्षस आत्मा ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। चूंकि पूर्वजों ने अपनी साधना पूरी कर ली थी, तो वे बाद में क्यों गिर गए? श्वेत नीलवर्णी वानरों के पूर्वजों ने एक बार मुझे आकाश में दिव्य प्राणियों का नाश करने का आदेश दिया था। इसका क्या अर्थ है? क्या ऐसे लोग होते भी हैं? क्या अमर? ये तो स्वर्ग में बैठे दिव्य प्राणी ही शेखी बघार रहे थे। सफेद बाघ राक्षस आत्मा ने ठंडे स्वर में कहा। नीले वानरों के पतन के बारे में मेरे पास आपके प्रश्न का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं है। हालांकि मुझे यकीन है कि वे किसी न किसी तरह स्वर्ग में रहने वाले दिव्य प्राणियों से संबंधित हैं। बाघ आत्मा का शरीर कुछ बार चमका और थोड़ा धुंधला हो गया। दिव्य महल का स्वर्गीय वंश, वह क्या है और कहाँ है? शी म्यू ने जल्दी से पूछा। लगता है तुम्हारा ज्ञान अभी भी कमजोर है। इतनी सारी जानकारी जानने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बेहतर होगा कि तुम इस समय का इस्तेमाल ट्रेनिंग में करो। जब समय आएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इससे पहले कि शी म्यू कोई और प्रश्न पूछ पाता, सफेद बाघ राक्षस आत्मा घूम गई और गुफा की गहराई की ओर चली गई। मेरा समय खत्म हो रहा है और मेरी आत्मा लगभग लुप्त होने वाली है। जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां खजाना छिपा है। हालांकि शी म्यू को अभी भी बहुत कुछ पूछना था, लेकिन बाई कुई की बात सुनकर उसने अपने संदेह को दूर कर दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों गुफा की गहराई में पहुंच गए। उनके सामने एक नीलम की दीवार थी जो देखने में साधारण सी लग रही थी। खजाना यही है। 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला की शक्ति का प्रयोग करो और तुम अंदर जा सकोगे। सफेद बाघ राक्षसी आत्मा ने पलटकर शी म्यू की ओर देखते हुए कहा। अब तक उसका शरीर और भी फीका पड़ चुका था। वह लगभग पारदर्शी हो गया था। शी म्यू ने उसकी बातें सुनी और सियान पत्थर की दीवार को देखने के लिए उसके पास आया और उसने अपने हाथ से लाल प्रकाश की किरण लहराई। नीले पत्थर की दीवार पर काले और सफेद प्रकाश की एक परत उभरी, जो एकत्रित होकर एक काले और सफेद मुखौटे में संघनित हो गई। उस पर अनगिनत रूनों के पैटर्न थे, मानो रात का आकाश लगातार बह रहा हो। शी म्यू ने आंखें सिकोड़ लीं और अपनी बाहें ऊपर उठा लीं।
उसके बाएं और दाएं हाथ से काली और सफेद रोशनी निकल रही थी जो प्रकाश के पर्दे से चिपक गई थी। अध्याय 570 जीवन रक्षक ब्रिस्टल। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शी म्यू के चेहरे पर गहरा बदलाव आया जब उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में मौजूद यिन और यांग की शक्ति और बल अवशोषित हो गए हैं। रूम धीरे धीरे पतले होते गए। शी म्यू ने ये देखा और उसके दिल में अपार खुशी महसूस हुई। हालांकि वह खुद को पूरी तरह से डूबने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। सफेद बाघ राक्षस आत्मा एक तरफ खड़ी चुपचाप देख रही थी। उसने न तो कोई आवाज की और न ही मदद के लिए हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 घंटा बीत गया। काले और सफेद रूम पर बस एक पतली परत ही बची थी। इसके विपरीत शी म्यू का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। उसके शरीर की आंतरिक क्यूई क्षीण हो गई थी और उसके हाथों पर काली और सफेद रोशनी मंद मंद चमक रही थी। ऐसा लगता है कि यह रूम मेरी ताकत का परीक्षण करने के लिए सफेद नीले पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था। शी म्यू ने सफेद बाघ राक्षस आत्मा को देखा और अपने दांत पीस लिए। जैसे ही शी म्यू बहुत देर तक पकड़े रहने के बाद टूटने ही वाला था, काला और हल्का रूम अचानक टूटकर गायब हो गया। असली नीले रंग की दीवार में अब एक बड़ा सा छेद दिखाई देने लगा। शी म्यू ने अपनी सारी आंतरिक क्यूई खो दी और उसका शरीर इधर उधर झूलने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो गया। लगता है 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला का तुम्हारा पहला और दूसरा चरण अपने चरम पर पहुंच गया है। खैर, समय निकलता जा रहा है। कृपया जल्दी से मेरे साथ चलो, सफेद बाघ राक्षस आत्मा ने कहा और उसकी आकृति गुफा में उड़ती हुई चली गई। शी म्यू ने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गुफा के अंदर एक पत्थर का कमरा था। ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी। बीच में सिर्फ एक चौकोर मेज थी। मेज के अलावा कमरे में और कुछ नहीं था, बस मेज के ऊपर कुछ चीजें रखी थीं। शी म्यू अंदर आया और जब उसने वहां रखी वस्तुओं को देखा तो दंग रह गया। वहां 7-8 जेड की बोतलें, 2 जेड के डिब्बे, स्पिरिट स्टोन का एक छोटा सा ढेर और कुछ औषधीय स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं। जेड की बोतलें और डिब्बे किसी भी उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन से कहीं भी मेल नहीं खा सकते थे। इनसे निकलने वाला आध्यात्मिक उतार चढ़ाव शी म्यू ने अपनी पूरी यात्रा में देखी किसी भी चीज से ज्यादा प्रबल था। ये है। शी म्यू ने मेज पर एक स्पिरिट स्टोन उठाया और थोड़ा चौंक गया। उन्होंने एक बार एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था कि ये आत्मिक पत्थर सर्वोच्च स्तर के होते हैं। इन्हें स्वर्गीय आत्मिक पत्थर कहा जाता था। ये आत्मिक रत्न अमर हैं। स्वर्गीय आत्मिक रत्न गुणवत्ता की परवाह किए बिना किसी भी अन्य आत्मिक रत्न से कहीं बेहतर है। श्वेत वानरों के पूर्वजों ने इन्हें 100 से भी ज्यादा वर्षों में संचित किया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इनका आदान प्रदान न करो क्योंकि ये आध्यात्मिक क्यूई से भरपूर हैं और तुम्हारी साधना में सफलता की संभावना को बहुत बढ़ा सकते हैं। श्वेत बाघ राक्षस आत्मा ने कहा। शी म्यू उत्साहित था और बार बार सिर हिला रहा था। स्वर्गीय आत्मा पत्थरों के छोटे से ढेर में 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़े थे और उनमें से आधे अग्नि गुण वाले थे। ये स्वर्ग के पद तक पहुँचने में काम आएंगे। उसने किनारे पर जड़ी बूटियों की ओर देखा क्योंकि वे रूनों के एक छोटे से घेरे से सुरक्षित थीं। हालांकि वे हजारों सालों से वहां मौजूद थीं, फिर भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति में कोई कमी नहीं दिख रही थी। प्राथमिक पिसा हुआ फल, 9 लौंग जड़ी बूटी, क्रेन स्फीयरवुड। शी म्यू ने जड़ी बूटियों को पहचान लिया और धीरे से खुद से फुसफुसाया। ये औषधीय आत्मा जड़ी बूटियां दुर्लभ खजाने थीं जो आसानी से नहीं मिल सकती थीं। प्राथमिक पिसे हुए फल का सेवन करने से व्यक्ति का जीवन 100 साल से भी ज्यादा बढ़ सकता था। 9 लौंग जड़ी बूटी का सेवन करने से व्यक्ति की आंतरिक क्यूई में 1000 साल के प्रशिक्षण के बराबर वृद्धि होती थी। क्रेन स्फीयरवुड न केवल बाहर से हल्का और पंख जैसा था, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार के उड़ने वाले आत्मा हथियार का आविष्कार करने के लिए जादुई सामग्री भी मौजूद थी। ये सभी वस्तुएं बेहद कीमती खजाने थीं। उसने गहरी सांस ली, लेकिन अपने मन को शांत नहीं कर पाया। जैसे ही उसने जेड की बोतलें उठाईं और खोलीं, वह खुशी से फूला नहीं समाया। इन जेड बोतलों में मौजूद औषधीय जड़ी बूटियां सबसे बेहतरीन औषधियां थीं। दोनों बोतलों में ऐसी गोलियां थीं जो तुरंत क्यूई को ठीक कर देती थीं। एक बोतल उपचारात्मक औषधियों से भरी थी, जबकि दूसरी में पौराणिक लचीलापन वाली गोली थी। शी म्यू ने इसके बारे में एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था और कहा गया था कि यह आत्मा को हुए नुकसान की मरम्मत करने में सक्षम है। शी म्यू ने जेड की बोतल नीचे रखी और आखिरी 2 जेड के डिब्बे उठाए। उसने धीरे से उसे खोला और अंदर झांका। जेड के एक डिब्बे में 2 काले और सफेद मोती थे। वे मिट्टी के आधे आकार के ही थे। हालांकि उनसे काले और सफेद प्रकाश की चमकदार किरणें निकल रही थीं, फिर भी वे कुछ खास नहीं लग रहे थे। एक और जेड बॉक्स में एक उंगली जितनी लंबाई का सफेद बाल का एक धागा था, जिससे सफेद रोशनी निकल रही थी। गौर से देखने पर एक पतला, हल्का सा दिखने वाला सुनहरा तार दिखाई दिया, मानो वह किसी आत्मिक हथियार का हो। काले और सफेद मोतियों को उठाते ही शी म्यू की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, मोतियों से उसके शरीर में अचानक एक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव आया, जिससे एक अद्भुत, अवर्णनीय अनुभूति हुई। उसके हाथों में मानो किसी शक्ति का संचार हो गया हो। यिन और यांग की शक्तियां उस पर बरसने लगीं और काली और सफेद रोशनी चमक उठी। इस आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में यिन और यांग की शक्तियां, जो पहले एक दूसरे से असंगत थीं, अचानक शांत हो गईं और एक दूसरे में विलीन होने लगीं। शी म्यू अपनी खुशी रोक नहीं पाया। शी म्यू ने सफेद बाघ राक्षस आत्मा को देखा। बड़ी बाई कुई, क्या ये? इसमें कोई शक नहीं, ये खजाना शरीर में यिन और यांग की शक्ति को संतुलित कर सकता है। सफेद नीले वानर के पूर्वज ने हजारों साल यिन और यांग की शक्ति से जुड़े खजाने इकट्ठा करने में बिताए थे, सफेद बाघ राक्षस आत्मा ने कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया।
वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इन खजानों के साथ अब वह यिन और यांग की शक्ति को संतुलित कर सकता था और 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला के तीसरे चरण की शुरुआत कर सकता था। बालों के इस लट के बारे में क्या? शी म्यू ने जेड बॉक्स में सफेद बालों को देखा और पूछा। इसे जीवन रक्षक ब्रिस्टल कहते हैं। ये तब प्राप्त हुआ जब सफेद नीला वानर अपने चरम पर पहुंच गया था। सफेद नीला वानर की आधी शक्ति और बल इसमें समाहित है। आप इसका उपयोग उसे अपनी ऊर्जा संरचना के रूप में तब तक बुलाने के लिए कर सकते हैं जब तक कि ब्रिस्टल के भीतर की शक्ति पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। जब पवित्र शक्ति प्रभावी हो तो आप अपने शरीर में अपनी सहायता के लिए पहले से ही ऊर्जा संरचना का आह्वान कर सकते हैं। याद रखें, इसका उपयोग केवल तभी करें जब आप जीवन मरण की स्थिति में हों। कृपया इसे ध्यान में रखें। शी म्यू ने बड़ी खुशी से उनकी बात सुनी। उसने सफेद बालों की उस लट को संभाल कर रखा क्योंकि यह एक ऐसा खजाना है जो उसकी जान बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। सफेद बाघ राक्षसी आत्मा ने शी म्यू की ओर देखा और उसके मुंह के कोने में एक कोमल मुस्कान उभर आई। उसका पहले से ही कमजोर शरीर धीरे धीरे और पारदर्शी होता गया और उसके शरीर से अनगिनत सफेद धब्बे तैरते हुए शून्य में विलीन हो गए। बड़े बाई कुई, शी म्यू चौंक गए। मेरी आत्मा अब यहाँ मेरी उपस्थिति को सहन नहीं कर सकती। आपको मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने सफेद नीले वानर पूर्वज द्वारा दिया गया कार्य पूरा कर लिया है। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। सफेद बाघ राक्षस आत्मा की आवाज धीमी पड़ गई क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। शी म्यू ने चुपचाप अपने सामने के दृश्य को जटिल भाव से देखा। उसने उस स्थान पर गंभीरता से झुककर प्रणाम किया जहां सफेद बाघ राक्षसी आत्मा खड़ी थी और फिर लुप्त हो गई। यद्यपि वह केवल एक बार ही श्वेत बाघ राक्षस आत्मा से मिला था, फिर भी उसे दिए गए कार्य के लिए उसने स्वयं को दूसरा शरीर धारण करने में संकोच नहीं किया ताकि वह दृढ़ रह सके और कार्य को पूरा कर सके, भले ही उसे 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। ऐसी भावनाएं उसके लिए इतनी मूल्यवान थीं कि वे उसके हृदय में गहराई तक उतर जाती थीं। राक्षस, शी म्यू ने खुद से कहा। जब उसने सेरुलियन सी स्टार से अपनी यात्रा शुरू की थी तो राक्षस जाति के प्रति उसके मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी। हालांकि आज सफेद बाघ राक्षस आत्मा से मिलने के बाद उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। शी म्यू ने अपने आप को सोच से बाहर निकालने के लिए अपना सिर हिलाया और पत्थर की मेज पर सभी खजाने को दूर रखना शुरू कर दिया। मेज पर रखी ढेर सारी औषधीय जड़ी बूटियां उठाते हुए शी म्यू के दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। सफेद नीले वानरों के पूर्वजों का स्टारफील्ड आयाम से बाहर निकल आना एक पहेली जैसा था। क्या अमर प्राणियों के साथ कुछ हुआ था? वह उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाया। वह एक पल के लिए अपने विचारों में डूब गया, फिर अचानक बाहर आया क्योंकि उसने सफेद बालों की लट को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा था। फिर उसने काले और सफेद मोतियों को ध्यान से देखने के लिए पास ले गया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मोतियों को छुआ, उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। क्या ये रक्त स्पंदन प्रेरण नहीं था? शी म्यू खुशी से फूला नहीं समा रहा था जब उसने बाल की जड़ देखी। ये सच था कि उस पर सफेद नीले रंग के वानर के पूर्वज का खून लगा था। वह तुरंत मेज के पास जमीन पर बैठ गया और अपनी दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने रख दी। उनके बीच में बाल और रूम रख दिए। उसकी हथेली में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। सुनहरी रोशनी में लिपटी लाल रक्त की बूंदें बालों से अलग हो गई थीं। सफेद नीले बंदर पूर्वज का सफेद खून उस स्थान पर उड़ गया जहां शी म्यू का दिल फड़क रहा था। जैसे ही एक फ्लैश दिखाई दिया, वह दृष्टि से गायब हो गया। जैसे ही खून उसके शरीर में रिसने लगा, शी म्यू कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं और माथे की नसें जोर से उभर आईं। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक दर्दनाक तराह निकल पड़ी। यद्यपि वहां बहुत गर्मी थी और उसकी रक्त वाहिकाएं ज्वालामुखी के मैग्मा की तरह उबल रही थीं, फिर भी शी म्यू को आनंद की अनुभूति हुई। उनकी बाईं हथेली ऊपर की ओर आकाश की ओर थी, जबकि उनके दाहिने हाथ की हथेली सीधी नीचे की ओर थी। जैसे ही दोनों हथेलियां एक दूसरे तक पहुंची, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को सील करने की एक तकनीक का प्रदर्शन किया। उसके बाएं हाथ से एक तेज रोशनी चमक रही थी, जबकि दाएं हाथ से एक काली रोशनी की किरण, यिन और यांग की शक्ति और शक्ति उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। शी म्यू का चेहरा गरिमा में था, लेकिन उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उन्होंने दोनों शक्तियों का मार्गदर्शन करते हुए 9 क्रांतियों की रहस्यमय कला के तीसरे चरण का मंत्र जपना शुरू कर दिया। जैसे ही काली और सफेद शक्ति का स्पर्श हुआ, मानो आग और पानी आपस में हिंसक रूप से टकरा रहे हों। शी म्यू को एक झुंझुनी सी महसूस हुई क्योंकि वह मंत्र को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्होंने तुरंत अपने मन को एकाग्र किया और जेड बॉक्स में रखे काले और सफेद मोतियों की खोज करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति जारी की। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति ने काले और सफेद मोतियों को छुआ, वे शी म्यू के सिर के ऊपर तैरने लगे। शी म्यू को अचानक महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया है और दर्दनाक झुंझुनी कम हो गई है। जादू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि वह तब भी जारी रहा जब उसने ऊपर देखा कि काले और सफेद मोती उसके ऊपर घूम रहे थे और सीटी बजा रहे थे। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। हर चक्कर में मोती तेजी से घूमते रहे, जब तक कि हवा में एक लंबी परछाई दिखाई नहीं देने लगी। शी म्यू ने देखा कि दोनों परछाइयां कभी अलग हो जाती, फिर एक हो जाती, कभी अलग हो जाती, तो कभी बिना किसी चेतावनी के आपस में गुंथ जाती। उनके बीच की काली और सफेद सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होती गईं। कुछ ही देर में दोनों परछाइयां पूरी तरह से एक दूसरे के हाथ में चली गईं। अब वह एक अव्यवस्थित काले और सफेद भंवर में बदल गई थी।
शी म्यू ने अस्त व्यस्त भंवर को ऐसे देखा जैसे वह किसी शांत समुद्र को देख रहा हो। उसके चारों ओर लहरें उठ रही थीं और हिल रही थीं। लहरों के बीच एक काली सुनहरी मछली और एक सफेद सुनहरी मछली एक दूसरे का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। काली मछली की पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं, जबकि सफेद मछली की पुतलियां काली थीं।